5 मिनट में हम शुरू करने वाले हैं। मुझे बता दो पहले हम क्या सिखाना चाहते हैं तो भगवत भगवान क्या हमारी बॉडी में हम शुगर को ठीक कर पाए, किडनी फेलियर कर पाए, कैंसर को ठीक कर पाए, वही सिखाने का प्रयास है नेचुरल तरीकों से और बॉडी को डिटॉक्स बॉडी के अंदर सारी बीमारियों जड़ है उसको निकाल दो, सारी बीमारियों ठीक करके रखती अब नए नंबर सेव कर ले और मैं फ़ोन करूँगा, काम भी है। एक सवाल है मेरा सिर्फ आगे आगे इधर ही आगे सवाल यहाँ पे करना इस बैकग्राउंड में कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा ठीक है अब शुरू करो। एक सवाल प्लीज अपनी सीट्स ले लीजिए। रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज टेक योर सीट्स। क्या चला सर? प्लीज बैठ जाइए। हेल्थ इशू एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लीगल स्टडीज, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इन कोर्सेज में पढ़ाई करना चाहता हूँ। 60 एकड़ में फैला ग्रीन कैंपस है। अभी कल ही की बात है, नई दिल्ली में श्रीनगर यूनिवर्सिटी ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ वाटर कंजर्वेशन पे एक एमओयू साइन किया है। इसके अलावा पिछले साल यूनिवर्सिटी को द बेस्ट इमर्जिंग डिजिटल यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने दिया है। इसके अलावा पर्सनल मेरी भी एक उपलब्धि रही इसी महीने में सर का कतन संगत का असर आता है, अच्छे लोग साथ रहे तो अच्छी उपलब्धि मिलती है।
तो मुझे 10 बेस्ट प्रोमिसिंग एजुकेशन लीडर ऑफ 2023 का अवार्ड मुझे भी मिला है। यूनिवर्सिटी पिछले 15 साल लगभग 13 साल से काम कर रही है, काफ़ी इसने अवार्ड दिए हैं, पर जो सच्ची प्रोग्रेस समाज सेवा के लिए हमने महसूस की वो पिछले 3 साल से हमने देखी। जब से हम डॉक्टर की शुरुआत से 24 से साल MD किया है, काफ़ी क्या करें जीवन रक्षक कोर्स हमने चलाया, उसमें छोटे छोटे कोर्स जिससे आदमी घर बैठे इलाज कर सकता है। इसमें हमारा मेजर प्रोग्राम था EPM, इमरजेंसी प्लान मैनेजमेंट। छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, हम उसके लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उसके जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही आपको इलाज मिल जाएगा और इतना ईजी है, कोई भी उसको समझ सकता है, साथ में दूसरे साथियों पड़ोसी की मदद कर सकता है। इस तरह के कोर्स हम चला रहे हैं जो बिल्कुल खर्चा जिनका 0 के बराबर है, घर में रखी हुई चीज़ों से आप इलाज कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इनिशिएटिव किया, एक आम जन के लिए काफ़ी रिवोल्यूशन साबित हो सकता है। इसी क्रम में 2021 में डॉक्टर साहब ने रिसर्च पे प्लान किया कि किडनी के इलाज से पूरा देश में पूरा विश्व प्रसिद्ध है। आज देखें तो ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड किडनी की किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, 100 सब्जेक्ट्स मतलब 100 लोगों पर उन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया। उसके रिजल्ट इतने आश्चर्यजनक थे कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था। सर ने जब रिसर्च हमारे सामने रखा, हमने भी क्योंकि अभी तक उसी भ्रम में जी रहे थे कि बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की किडनी का इलाज नहीं हो सकता। काफ़ी गहन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स थे, उनको दिया जालंधर, उनके जो डॉक्टर्स थे उनसे कंसल्ट किया। 3 महीने तक हम इस पर देखते रहे कि कैसे इनको फेल किया जाए और हमारी कोशिश नाकाम रही और डॉक्टर साहब की जीत हुई। उन 100 सब्जेक्ट से मैं पर्सनली मिला, उसमें एक हॉस्पिटल डेरा बस्ती में जहाँ आचार्य मेडिसिन चला रहे हैं, मैंने पर्सनली विजिट किया। जयपुर सेंटर मैंने पर्सनली विजिट किया, आशा आए नहीं है जयपुर वाले, उनका सेंटर हमने विजिट किया, पेशेंट से मिले, सच्चाई सामने है। वास्तव में इलाज किया जा सकता है बिना किसी ट्रांसप्लांटेशन के, बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी दवाई के। वो इलाज इतना अच्छा और सस्ता कि आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। उसका सही दृश्य आप देखना है, मैं भूल नहीं सकता 11 सितंबर 2022 के दिन, जिस दिन सीरी फोर्ट स्टेडियम में एक आयोजन किया गया था। उस दिन सीरी फोर्ट स्टेडियम छोटा पड़ गया था, इतनी पब्लिक इसमें हुई थी। 7 देशों के प्रतिनिधि और पेशेंट जो ठीक हुए इस सिस्टम के द्वारा, ग्रेड सिस्टम जिसको बोला है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट। इसमें मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, UK, US, नेपाल, बांग्लादेश, ये तो 7 विदेशी लोग थे, इंडिया तो अलग है। उन सब ने अपने एक्सपीरियंस बताए, अपने अनुभव बताए। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, कैसे उन्होंने इस ट्रीटमेंट से अपना इलाज किया और आज सब अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो उस रिसर्च के बाद हम जब सेटिस्फाई हो गए थे, वर्ल्ड की सबसे फेमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांसिस एंड टेलर, जो ऑलमोस्ट 200 सालों से रिसर्च पे काम कर रही है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रही है। वहाँ हमने इसको भेजा, क्योंकि मेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से उनका जर्नल पब्लिश होता है। उसमें भी उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब का आर्टिकल पब्लिश किया। उन सबके क्या कहूँ इस बारे में कि इन सबके परिणाम आने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने डिसीजन किया कि हम डॉक्टर विश्व भाई चौधरी जी को इनकी इस उपलब्धि के लिए श्रीधर विश्वविद्यालय की ऑनरेरी PhD डिग्री अवार्ड करें। तो मैं आप सबसे डिग्निटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि तालीम डॉक्टर साहब को डिग्री से सम्मानित। थैंक यू सर। एक दो चीज़ों टाइम दें। अगर आपको डॉक्टर साहब के बारे में जानना है तो इनकी वेबसाइट है www.viswvidyachowdhury.com, उसको देखें। 25 से ज़्यादा किताबें इनकी इस पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सी सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो अब जिस चीज़ के लिए हम एकत्रित हुए हैं, दैट इज जो
नई बुक रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर के लॉन्च के लिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अनिल शर्मा जी टू बी अप ऑन द स्टेज, श्री बीके प्रसाद जी IAS जस्टिस जैन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर विपिन कुमार जी नेशनल चीफ सेक्रेटरी विश्व हिंदी परिषद and Ashutosh Mittal ji to please come up on the stage and launch the book. Narendra Kumar Verma ji, owner and chairman, Diamond Books, Dr. O.P. Gupta, Pro Vice Chancellor, Shikhar University, Pilani, Acharya Manish ji, Chairman, HIMS Group of Hospitals, Dr. Vishnu Rai Chaudhary, author of the book Rabbit Tortoise Model for Cancer Cure, Anil Sharma ji, MLA UP Government from Shikarpur, Bulandshahr, Dr. Vipin Kumar, National Chief Secretary, Vishwa Hindu Parishad, Mr. V.K. Prasad, IAS, Justice Jain Commission, Government of India. Ashutosh Mittal ji, core team member of the Vishnu Rai Chaudhary. Thank you so much, sir. Now I would request. It's a great event. Now I would request Dr. Vishnu Rai Chaudhary to take over the board. धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप सबका 15 मिनट से 20 मिनट लूँगा और आज अगले 15 मिनट तक आप ये ना माने कि आप कोई जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर है, माने कि एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो कभी कभी बीमार भी पड़ सकता है और बीमार पड़ सकता है तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि बीमार रहे। तो अगला 15 मिनट उस तरह से आप लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप में से जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ऐसे हज़ारों अलग अलग चैनल्स में हज़ारों लोग हैं, तो उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। ये बुक जो है, ये बुक ऑनलाइन लाइव अभी आपको देखना हो इट इज नॉट वर्किंग। हाँ ठीक है, तो ये आप vishnu.com/rtm में जाके ये बुक लाइव इस वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं। और हालांकि हमारे सर पब्लिशर आप मिले हैं, मेरी पहली किताब 1998 में लॉन्च हुई और तब मैं करीब 20-25 पब्लिशर के पास पहुंचा। तो हमारी जो शर्तें थी, या मेरी शर्त ये थी कि पब्लिश हो जाए किताब, बेसिकली वो हो नहीं पाई। सर के पास गया, सर ने बोला कि जो जो बोलेंगे वैसे हम कर देंगे और तब से लेकर अब तक अपनी बात पे कायम है। धन्यवाद सर, ये बड़ी बात है और इनकी वजह से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। और अभी जो ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला, ये बड़ी बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन 100 पेशेंट्स के लिए जिन्होंने हम पे विश्वास किया। वो 100 पेशेंट वो पेशेंट थे जो डायलिसिस पे ऑलरेडी थे उस वक्त। 2021 की बात है जब ये ऑब्जर्वेशन स्टडी शुरू हुआ। और ग्रैड सिस्टम, हमारा जो आविष्कार है या डिस्कवरी है वो सिर्फ इतनी है कि अगर किसी भी इंसान को 40 डिग्री सेल्सियस का उसका बॉडी का टेम्परेचर कर दिया जाए और उसको इतना तापमान दिया जाए और 2% प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा उसके बॉडी में पड़े, तो उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अननेसेसरी जो बॉडी नहीं निकाल पा रही वो निकाल सकती है। तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बेसिक ग्रेजुएशन किया है, आपको पता ही है, आप में से ज़्यादातर लोगों को। तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करते हुए मैंने एक ग्रैड सिस्टम बनाया, ग्रैड सिस्टम वीडियो को चला। ये आप देख रहे हैं हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन आचार्य जी यहाँ पे हैं। तो ये जो ऑनरेरी डॉक्टरेट वो इस पे है कि जैसे ही पेशेंट को इसमें बिठाते हैं तो 2 घंटे के अंदर अंदर इनकी बॉडी, जो कि डायलिसिस के पेशेंट हैं ये सारे थे, तो उनकी बॉडी से
पानी निकलने लगता है, उनके बॉडी से क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा प्रोटीन है, जितनी भी चीज़ें फालतू हैं वो निकलने लगती हैं। और 2 घंटे के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो उनका वेट करीब 500 ग्राम से 1 किलो कम होता है। तो जो डायलिसिस के जो एक्सपेक्टेड गोल्स हैं वो मैच करते हैं विदाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द डायलिसिस। डायलिसिस में जिंदगी भर डायलिसिस करना पड़ेगा, लगभग ये 3 महीने करने के बाद ऑन एवरेज फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि आविष्कार वो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है, जो आविष्कार अधिकतर लोग यूज़ कर पाएँ, गरीब से गरीब भी यूज़ कर पाएँ। और यही हमारा गोल है, मेरा और आचार्य मनीष का, कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल 20 हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे हॉस्पिटल में आके ही आप इलाज लें, बल्कि हम ये प्रेरित करते हैं आपके माध्यम से कि घर बैठ के भी गरीब से गरीब लोगों ने ये अपनी डायलिसिस कैसे पीछे छुड़ाया वो देखिए, सेम इलाज घर पे हो रहा है। वीडियो तो ये आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2% बढ़ गया है। ये डायलिसिस पेशेंट थे एक टाइम पे, बट नाउ दे आर नो मोर डायलिसिस पेशेंट। इन्होंने अपने घर पे ही किस तरह से जुगाड़ किया है। तो मतलब ये कि डायलिसिस ही होना है, किडनी पेशेंट का ट्रांसप्लांट ही होना है, ये कल की बात थी। लेकिन अब ये फ्रिज को काट के उसके अंदर बैठे हैं और यानी कि जुगाड़ से वही काम कर रहे हैं जो आप सोचते हैं कि डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो वो थी जिस पे डॉक्टरेट मिला, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी बात है, आपने इसे रिकग्नाइज किया और थैंक यू। आज एक नई बात हम कर रहे हैं, एक नया टेक्निक आपके पीछे रख रहा हूँ जिसका नाम है द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। और इस टेक्निक के 4 ही नियम हैं और 4 नियम को समझाने के लिए मैं 10 ही मिनट लूंगा, 5 मिनट तो हो गए, फिर सवाल जवाब चाहे आप कितना भी करें। आप में से जो लोग जो कैंसर पेशेंट हैं, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, या उनको बता दिया गया कि कैंसर पेशेंट है, या ट्यूमर है, या फिस्टूला है, या फाइब्रॉइड्स हैं, या फॉर दैट मैटर हर्निया ही है, या सिस्ट है, कोई भी आउटग्रोथ हम बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी में नहीं होनी चाहिए वो कहीं इकट्ठा हो गया है, तो अगर है तो आपके लिए ये 4 नियम बहुत ही आवश्यक है समझना। रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर के 4 नियम आपके सामने मैं ला रहा हूँ और 4 नियम को लाने के लिए ये मेरे पास ये मॉडल है। एक पहला नियम ये है कि हम में से हर एक के बॉडी में इस तरह के, कछुआ बोलता मैं, इंडोलेंट कैंसर सेल होते ही हैं। इंडोलेंट कैंसर सेल मतलब कछुआ की तरह, जो कि आपके बॉडी में बैठा तो है लेकिन आपके बॉडी को तंग नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं, आपको सफरिंग नहीं कराएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा जिससे आपको थोड़ा अजीबोगरीब कुछ ना कुछ लगेगा, बट मोर लेस यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ इट। 100% लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, आप सबके मेरे बॉडी के यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में ये वाले सेल पक्का ही मिलेंगे। 70% लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलेंगे, अबाउट 40% महिलाओं के ब्रेस्ट में मिलेंगे कछुआ वाला ऐसा कैंसर सेल जिसे मेडिकल भाषा में इंडोलेंट बोलते हैं, जो आपको तंग नहीं करेगा। कैंसर तो है वो, लेकिन उसकी वजह से आप ना तो मरेंगे ना वो आपको तंग करेगा। पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि हम में से कुछ लोग, बहुत ही थोड़े, 1000 10,000 में से एक आध होंगे जिनके बॉडी में एक और तरह का कैंसर सेल होता है जिसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल, खरगोश की तरह, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन भागता है, पूरे बॉडी को गंदा कर देगा, आपको दर्द होगा, ट्यूबर होगा, आप उससे मर सकते हैं या मर जाते हैं, खरगोश की तरह। लेकिन दूसरा नियम यह है कि अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये पता चल सके, डायग्नोस हो सके कि आपके बॉडी का जो कैंसर सेल डायग्नोस किया गया है वो कछुआ वाला था या वो खरगोश वाला है। वो बायोप्सी हो, मेमोग्राम हो, पेट स्कैन हो, उससे ये डिफरेंशिएट नहीं होता है। उसके मैंने टोटल 250 एविडेंसेस में दिए हैं इस किताब में, इस वक्त आप देख सकते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके पास तो किताब है हाथ में, जो लोग यहाँ नहीं है तो ये लाइव लिंक में जाके, ये लिंक में जाके अभी आप देख सकते हैं 250 एविडेंसेस कि कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जिससे ये समझ आए कि आपका जो कैंसर सेल है वो कछुआ वाला है या खरगोश वाला है। उदाहरण के तौर पे ये जानना भी चाहती थी मेडिकल साइंस कि क्या हम ये पता कर सकते हैं क्या बायोप्सी कितना रिलायबल है, ये जानना चाहते हैं। तो बायोप्सी क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। आपके बॉडी के किसी भी एक भाग से, जिस भाग में कैंसर होने की उम्मीद है या ऐसा उन्हें लगता है, तो उस भाग से एक छोटा सा टुकड़ा लेना, उसका स्लाइड में कन्वर्ट करना, उस स्लाइड को पैथोलॉजिस्ट को देते हैं, पैथोलॉजिस्ट उसको देख के बोलते हैं कैंसर है कि नहीं है। तो ऐसा ही एक स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, ये स्लाइड मेरे हाथ में भी है, स्लाइड में आपको बांट भी देता हूँ।
सो ये स्लाइड इसी तरह से, यहाँ तो सब हम लोग पैथोलॉजिस्ट नहीं, हम में से कोई ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं, तो और ऐसे ही बांट देते जैसे हमने अभी आपको बांटा, और ये यहाँ पे और उनसे पूछा गया पैथोलॉजिस्ट से कि देख के बताओ ये जो देख रहे हैं आप स्लाइड, ये स्लाइड नॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है या ये कैंसर है? तीनों में से नॉर्मल, एबनॉर्मल या कैंसर। 33% लोगों ने बोला लगभग कि भाई ये जो दिख रहा है ना ये नॉर्मल है। 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला, पैथोलॉजिस्ट ने 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एबनॉर्मल है, और 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। तो मतलब ये है कि आपके बॉडी में कैंसर है या नहीं है, या इलाज कराने की नहीं कराना है, वो आप पे निर्भर नहीं करता, इस स्लाइड पे निर्भर नहीं करता, स्लाइड किसके हाथ में क्या उस पर निर्भर करता है। वो 19% पैथोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए तो यानी कि वो बोलेगा कैंसर है, आप इसमें कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, कुछ ना कुछ तो जरूर करो, राइट। जबकि अगर पहले वाले आप पैथोलॉजिस्ट के पास गए तो वो या तो नॉर्मल बोलेगा या नॉर्मल बोलेगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि बायोप्सी में कैंसर आ गया तो वो भगवान का दिया हुआ वाणी है, तो वो नहीं, ये भी डिपेंड करता है कौन से पैथोलॉजिस्ट के पास गए हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो ये है मेरा दूसरा नियम, जो दूसरा नियम मैंने आपको बताया, और इस नियम से बायोप्सी इज नॉट लेवल एट ऑल, और लेवल तो है नहीं, लेकिन बायोप्सी जब कराते हैं तो पेन होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो जगह पंचर हो जाती है, मौत होती है, डेथ होती है 0.1% लोगों की बायोप्सी कराते कराते, किडनी पंचर, कोलोन पंचर, या बायोप्सी की वजह से ट्यूमर ग्रोथ बढ़ जाता है। और जो बोन मैरो टेस्ट बायोप्सी है उसमें ज्यादातर लोगों ने बोला कि जब ये बायोप्सी होती है, बोन मैरो टेस्ट होता है, तो उनका जो पेन है, दर्द है, वो भयंकर दर्द है। तो एक ऐसा टेस्ट जो लेवल तो है ही नहीं, उल्टा उससे कैंसर फैल सकता है और दर्द भयंकर है, मौत हो सकती है, तो वो टेस्ट कराया जाता है। तो रूल नंबर 2 कि दुनिया का कोई भी टेस्ट नहीं है जो क्लियरली बताए कि कैंसर है या नहीं, या कैंसर है तो आपको वो तंग करने वाला कैंसर है या नहीं। अब आता है तीसरा नियम, एंड थर्ड रूल इज वेरी सिंपल। अगर आपके बॉडी में कछुआ वाला कैंसर सेल है, जो कि हम सबके बॉडी में है विदाउट फेल, और अगर आपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, फॉर दैट मैटर बायोप्सी, सर्जरी, यहां तक कि मेमोग्राम भी अगर आपने कराया, मेमोग्राम भी कराया, तो वो कछुआ खरगोश में बदल जा सकता है या अक्सर बदल जाता है। यानी कि ये जो सारे आपको कैंसर के जो ट्रीटमेंट है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, या इवन जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वो बायोप्सी हो, मेमोग्राम हो, पेट स्कैन हो, ये कोई डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक के बहाने ये कैंसर बनाने की फैक्ट्री है। कैंसर बनाने की एक मशीन मैंने भी आज बनाई है, आपको दिखाने लाया हूँ, वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि कैंसर अगर बनाने का सोच ही लिया तो आई हैव आल्सो इन्वेंटेड वन मशीन टुडे। आप इस मशीन जो मैंने बनाया है, ये मशीन कैसे काम करती है बताता हूँ। पहले तो यहाँ स्क्रीन पे भी देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए। ये मेमोग्राम कैसे किया जाता है, आप क्या कर रहे हैं, वीडियो चलाना सर। Having your breasts pressed between the plates may be uncomfortable and lasts a few minutes. The top plate moves down so that your breast is squeezed against the lower ये plate. मेमोग्राम किस तरह से करते हैं वो दिखा रहे हैं। Another X-ray image may be taken from a different angle. Screening mammography usually lasts up to half an hour. The images are taken from different angles. अब यहाँ पे आप देखिए कि ब्रेस्ट को प्रेस किया जाता है, और कितना प्रेस करते हैं, इतना प्रेस करते हैं कि उसमें बहुत दर्द होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम संख्या में बात करें, करीब 20 केजी का जो फोर्स है उतना प्रेस करते हैं, 20 केजी का फोर्स। 10 केजी का फोर्स एनफ है, काफी है किसी भी नॉर्मल टिश्यू को रप्चर करने में, और रप्चर होने के बाद उसको ट्यूमर में और कन्वर्ट करने में। जितना प्रेशर से नॉर्मल टिश्यूज ब्रेस्ट के रप्चर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, और टूट के वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसका ठीक डबल प्रेशर यहाँ दिया जाता है, और ये चलता है करीब 30 मिनट्स।
तो उसका एक्सपेरिमेंट आप करके देखें। अगर यहाँ पे एक मॉडल मैंने बनाया है, अब देखिए ये एग्जैक्टली जो आप मॉडल देख रहे हैं इससे अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। मान लो ये वुमेन्स ब्रेस्ट है, इसको बोलते हैं डॉक्टर की ऐसे रखो, हम चेक करना चाहते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं है, और इसको दबाते रहते हैं तब तक जब तक कि 20 kg का बोझ लगभग इसके ऊपर ना पड़े, ठीक है ना। तो मैंने यही वाला काम किया इस संतरे के साथ आपको दिखाने के लिए, 1 हफ्ते पहले काम किया। दोनों संतरे मैंने एक ही साथ खरीदे थे, एक में मैंने किया, एक में नहीं किया, और मैंने उतना ही प्रेशर लगाया जितना लगभग, ताकि ये आधा स्क्वीज हो जाए, क्योंकि ये उतना स्क्वीज हो जाता है, राइट। और 1 हफ्ते बाद ये मैं संतरा आपके सामने ये लाया, आप देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो संतरा हो चाहे वो केला हो, किसी को अगर दबाएंगे, बार बार दबाएंगे तो ठीक नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो टूटते हैं, और अगर बार बार करेंगे तो बार बार टूटेंगे। तो ये एक नियम बना दिया 40 साल के बाद, आप ऐसा करना कि हर 1 साल में एक बार मेमोग्राम जरूर कराना। वो कुछ ऐसा ही कि फल खरीदने जाएं और फल वाला आपको बोले कि संतरा ले जा रहे हो, हर दिन उसको बार बार दबाना जब तक आप खाते नहीं है। तो जब बार बार दबाएंगे तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, ये आपको पता ही है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जो मेमोग्राम, बड़ा एडवांस नाम रखा है मेमोग्राम, मेमोग्राफी, लगता है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कैंसर को बनाने का टूल है। और कैंसर को अगर आपको बनाने की इच्छा है तो इस तरह के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसको आप दबाइए जोर से, और उससे पेन होगा। पेन क्यों होगा? क्योंकि वहां पे अंदर सेल टूट रहे हैं। अगर आपके सेल टूटेंगे, अगर आपकी हड्डियां टूटेंगी तो पेन होगा ना, तो वो पेन को सहना नहीं है। तो मेरा एक आपके माध्यम से ये एक मैसेज है, डोंट अलाउ एनीबॉडी टू टच योर ब्रेस्ट, वेरी सिंपल। कोई बोलता है अगर उसमें पेन है तो क्या करना है मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पेन है तो और पेन नहीं करना है। ये सड़ा हुआ तो ऑलरेडी है, अब अगर दबाऊंगा तो और सड़ जाएगा, जो एक साइड सड़ा नहीं दिया वहां भी सड़ जाएगा, जितनी बार दबाएंगे। और अगर इससे भी काम ना बने तो क्या करते हैं कि इसका अगर मैं एक टुकड़ा यहाँ से निकाल दूंगा कि मैं एक टुकड़ा चाहता हूँ बायोप्सी करना है, अब यहाँ पे सड़ना ज्यादा तेजी से आ जाएगा ना, राइट। तो ये जिंदा चीज को जब हम छेड़ते हैं, उसमें छेद करते हैं, उसको दबाते हैं, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। यही कैंसर है, तो ये कैंसर बनाने की मशीन है। तो यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 3, जिसके बारे में बात कर रहा था कि आप सबके बॉडी में कछुए वाला कैंसर सेल तो है ही, लेकिन अगर आपने कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बायोप्सी, सर्जरी, मेमोग्राम, पेट स्कैन ये सब कराया तो वो अक्सर जैसा आप देख रहे हैं एग्रेसिव कैंसर सेल में बदल जाता है। उसका मैंने सिंपल साइंस और 250 के करीब एविडेंसेस में दे दिए हैं। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे हमारे डॉक्टर, वो तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। मैं आज का दिन जो है 13 अप्रैल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। अगर हम बचपन में इतिहास में पढ़ा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर गोली चलाई। मैं जानना चाहता था कि वो अंग्रेज कौन थे, कैसे दिखते थे, गोली कैसे चलाई। तो जब मैंने तफ्तीश की तो पाया गया कि अंग्रेजों ने तो गोली चलाई नहीं, गोली तो भारतीयों ने चलाई। वो जो 50 लोग थे उसमें से एक भी अंग्रेज नहीं था। हाँ, अंग्रेज ने ऑर्डर दिया गोली चलाओ, एक्चुअल जो बंदूक चलाई वो इंडियन थे, सारे के सारे भारतीय थे। आज 104 साल हो गए जलियांवाला बाग हत्याकांड को। बदला सिर्फ इतना, वो जो खाकी कुर्ते, खाकी यूनिफॉर्म वाले लोग थे वो सफेद कोट में बदल गए, सफेद कोट। तब तो वो जान गया, अब जान और माल, अगर एकदम से आप मर जाएंगे तो आपका माल कहां पे जाएगा। इसलिए स्लो पॉइजनिंग, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, दीज आर और स्लो पॉइजनिंग थिंग्स। धीरे धीरे आपको खत्म करते जाएंगे, आपके पैसे उन तक पहुंचते जाएंगे। ये सारा व्यापार है। अब आता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए सच का डेफिनेशन क्या है। जो सबूत दे वो डेफिनेशन है, या कितने लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वो डेफिनेशन है। जो बिल्डिंग बहुत बना के बोल रहे हैं वो डेफिनेशन है, या जो सबूत दे रहा है वो डेफिनेशन है। मैं तो सबूत दे रहा हूँ, 250 एविडेंसेस हैं। अगर ये सच नहीं है तो जो भी सच है उनके हिसाब से वो सबूत देते, एक भी देते सबूत। आपने मांगा सबूत, जो लोग मुझे सुन रहे हैं नहीं मांगा। मेमोग्राम करने से नुकसान होता है, आपने सबूत मांगा। उससे कुछ फायदा होता है, आपने सबूत मांगा नहीं मांगा। आज मांगिए, मैं सबूत दे रहा हूं आपको। ये किताब, ये सबूत है, इसके अंदर देखिए, इट इज एक्सेसिबल राइट नाउ। हमारी ये स्टाइल रहा है मेरा और नरेंद्र जी का, जब इस तरह की किताबें आती हैं, मेरी सारी किताबें, लगभग सारी किताबें पहले वो फ्री में अवेलेबल होती हैं। उसके 1 हफ्ते बाद जब फ्री में सबको मिल गया, अब नरेंद्र जी इसको अमेजन में डालते हैं, फ्लिपकार्ट में डालते हैं, और तब भी फ्री में मिलता है, राइट। तो इरादा ये है कि आपको सच पता होना चाहिए। दैट इज रूल नंबर 3। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण रूल, रूल नंबर 4। वो ये कि अगर किसी के बॉडी में ऑलरेडी कैंसर है
तो कैसे पता चलेगा और उसको ठीक कैसे करें। अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको ट्यूमरस ग्रोथ दिख रहा है, आउटग्रोथ दिख रहा है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लगातार घट रहा है, अगर आपको कमजोरी लगातार महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर ये खरगोश आ चुका है। लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसे दोबारा से कछुआ बना देना है। इसको कछुआ बनाने के लिए जो 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, दैट इज बॉडी क्लॉक को ठीक करना है। जैसे ही आप अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करेंगे, ये जो खरगोश है कछुआ बन जाएगा। ऐसा हम अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं। हमारे हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में आइए और वो पेशेंट यहाँ पे आएगा, मैं आपसे मिलाता हूँ। ये करना बड़ा आसान है। बॉडी क्लॉक क्या है और कैसे करना है, इस पर मैं 5 मिनट लूंगा, उसके बाद इसको यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर जो भी आपका है। बॉडी क्लॉक क्या है? सर्केडियन रिदम। जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा में क्या है कि म्यूजिशियंस होते हैं, चाहे वो गिटार बजा रहा है, तबला बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, लेकिन एक उसका डायरेक्टर भी होता है। वो डायरेक्टर रिदम तय करता है कौन कब बजाएगा, ताकि वो सुनने में म्यूजिक लगे। वो डायरेक्टर अगर ठीक से नहीं करेगा काम अपना, या होगा नहीं वो डायरेक्टर, तो वो जो सब लोग बजा रहे हैं वो नॉइज लगेगा, म्यूजिक नहीं लगेगा। हमारी बॉडी एक म्यूजिक लगेगा कि हमारी लाइफ एक नॉइज हो। नॉइज मतलब डिजीजेस, म्यूजिक मतलब हमारी बॉडी की एक रिदम। हमारी बॉडी की भी एक रिदम है। कैसे रिदम है? हमारे ब्लड शुगर की रिदम है, हमारा टेम्परेचर की रिदम है, हमारा ब्लड प्रेशर का रिदम है। मैं आपको दिखाता हूं मेरी बॉडी का रिदम क्या है और हम रिदम कैसे ठीक करते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो देख रहे हैं, व्हाट यू आर सीइंग हियर, ये है कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, ये मैंने ये लगाया हुआ है। अब देखो ना यार क्यों हो रहा है आवाज, व्हाई दिस नेक्स्ट प्लीज। ये बढ़ता घटता रहता है, लेकिन रात को जब ठीक होने वाले हैं क्या है वो रिदम। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रात को एक दिन ब्राउन दिखा रहा है, एक दिन ब्लू दिखा रहा है, और 2 दिन तक, ये 2 दिन का है, और 4 बजे के बाद ये दोबारा बढ़ने लगा, नीचे डिप करेगा। जितना नीचे डिप करेगा उतना ऊपर जाएगा। अब समझिए, बॉल की तरह, रबर की बॉल जितना जोर से नीचे फेंकेंगे उतना ऊपर जाता है। तो रात शाम सुबह जब आपने फास्टिंग देखा, वो ऊपर देखा, आपको लगा रहा है मेरी फास्टिंग ज्यादा, तो आपने और दवाइयां ली, और दवाई ली, तो और क्या होगा, अगले सुबह दोबारा से और डिप करेगा और फिर और ऊपर जाएगा। तो ये चलता रहता है, आपकी दवाई बढ़ती रहती है और ये डिप करता रहता है, और एक टाइम आता है कि आपका कोई ना कोई ऑर्गन फेल हो जाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि सर्केडियन रिदम को कैसे देखें और उसे ठीक कैसे करें। और यही वाली ट्रेनिंग हम स्टूडेंट्स को देते हैं श्रीधर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और हम अपने हॉस्पिटल पेशेंट को देते हैं। तो ये सर्केडियन रिदम है जो कि हमारे मेरे ब्लड शुगर का है, मैंने आपको दिखाया। इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना, इसे डॉन फिनोमेना बोलते हैं, यानी कि आधी रात सुबह के 1 घंटे 2 घंटे पहले नीचे जाना फिर ऊपर आना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यानी कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो हम पहचानते हैं बीमारी को फ्रॉम द रिदम, और ठीक भी बीमारी करते हैं फ्रॉम द रिदम। रिदम को ठीक करना है, म्यूजिशियन को ठीक नहीं करना है। डायरेक्टर को ठीक कर दो, म्यूजिशियन अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखिए ठीक इसी तरह से टेम्परेचर रिदम, यहां पे वीडियो स्विच देखिए, ये यहाँ पे जो लोग, ये मैंने एक और स्कैनर लगा हुआ है, लेकिन ये टेम्परेचर बता रहा है, मेरे पूरे दिन का जो टेम्परेचर पिछले 3-4 दिन में वो बता रहा है। और यही चीज ब्लूटूथ के थ्रू मेरे मोबाइल में है, और मोबाइल को इस कैमरे के थ्रू आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ताकि मैं आपको अपना टेम्परेचर दिखाऊं। कल शाम का 6:45 में मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या था, वहां पे आप धीरे स्क्रॉल करो। ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये एक जैसा नहीं है टेम्परेचर, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको दिख रहा है। और ये अब हाँ, और करते रहना। ये सुबह का ही मिनट बाय मिनट मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है 97 से लेकर 99 के बीच में है। यह खास चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेम्परेचर रिदम क्या होता है, उसे ठीक कैसे करते हैं। करते जाए। अभी 10 बजे, ओके, 9 बजे, ओके, वापस जाना है, ये 5 बजे आ गया। एक बात याद रखिए, शाम के 6 बजे, 6:30 बजे,
7 बजे तक आपका बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट पीक पे होता है, 6 बजे हाईएस्ट पीक पे होता है 99, और उसके बाद धीरे 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 वो कम होने लगता है। आगे चलते रहें फॉरवर्ड, आप देखें कम, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो आपको नींद आने लगेगी, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा आपको नींद आने लगेगी। जो लोग बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, यानी कि उनका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, वो हॉरिजॉन्टल है। तो जिनको नींद दिलाना है हमें अपने हॉस्पिटल में, उनका टेम्परेचर बॉडी का हम डिप करने लगते हैं तो उनको नींद आने लगती है। आपको कहीं तो नींद नहीं आ रही हो ना, अपने एसी को फुल कर दीजिए और आधे घंटे के लिए एकदम नींद आ जाएगी। जो लोग एसी में नहीं सोते उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग एसी में सोते हैं तो उनकी केमिस्ट्री इज डिफरेंट। तो आगे करते रहेंगे तो ये नीचे जाता जा रहा है। अब एक मिनट वापस करना, आप देखेंगे ये 11 बजे एकदम से ऊपर चला गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कल रात का ये टेम्परेचर है, 11 बजे मैं आज की तैयारी कर रहा था और मुझे नींद आ रही थी क्योंकि वो टेम्परेचर वो नीचे जा रहा था टेम्परेचर, और नींद आएगा तो आज की तैयारी क्या बोलना कैसे बोलूंगा, तो मैंने एक रॉक कॉफी, 1 चम्मच कॉफी लिया, गर्म पानी में पी लिया, नींद मेरी खुल गई। नींद कैसे खुली, जैसे कॉफी पिया मेरे बॉडी का टेम्परेचर ये अप हो गया और नींद खुल गई। तो आप समझिए कि टेम्परेचर और जो खा रहे हैं और जो दिन है और रात है उसका आपस में जो ताना बाना, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। गो बैक पीपीटी। ठीक इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर का भी सर्केडियन रिदम है, ये आप घर पे कीजिए। सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और रात को 10 बजे चेक कीजिए। सुबह वाला ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, रात वाला नीचे होगा, कम से कम 20%। ये आपका रिदम है। अगर ये रिदम उल्टा हो गया समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पीपल। वेरी सिंपल। आपने देखा होगा आजकल लोग बैठे बैठे खड़े खड़े डांस करते हुए अचानक मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, देखा राइट। ये जो देखा ये अनोखा दिख रहा है, लेकिन ये हमने पहले ही बता दिए थे 2021 में। वो जो 2 खुराक आने से 10 दिन पहले हमने आपको बताया, हमने उसकी किताब भी हमने लॉन्च की, और ये रही किताब, और एक चिट्ठी हमने लिखा, वो चिट्ठी भी इसी किताब में है। हमने भारत के जितने भी मंत्री हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये जो 2 खुराक आप बोल रहे थे, तो पहला खुराक था ये खुराक आप ना दें इससे डेथ होगी, तब बोल दिया था। किताब है, ये किताब अमेज़न में जाकर देखेंगे तो डेट भी आपको मिल जाएगी, खुराक के आने से जनवरी 16 से पहले का डेट मिल जाएगा। तो कोई अनोखी बात नहीं है, वो जो खुराक है उससे आपका सर्केडियन रिदम बिगड़ा, और सर्केडियन रिदम बिगड़ने से अब जो हो रहा है वो आपके आंखों के सामने है। इसको कैसे ठीक करना है वो तो भगवान जानता है कैसे ठीक करना है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सर्केडियन रिदम को अगर आप ठीक कर लें, बॉडी क्लॉक को आप ठीक कर लें, जिस तरह से बॉडी क्लॉक को बिगाड़ सकते हैं आप, जैसे मैंने कल बिगाड़ा कॉफी पी के, या आपने बिगाड़ा 2 खुराक लेके, ठीक उसी तरह से बॉडी क्लॉक को ठीक भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेरा आखिरी 2 मिनट, ठीक कैसे कर सकते हैं अभी, राइट नाउ, आज से। वो बड़ा ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ठीक कर सकते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, ट्यूमर है, फिस्टूला है, जो भी कुछ है उनको, या बहुत कमजोरी है, खून बनता नहीं ठीक से, दर्द रहता है बॉडी में, नींद नहीं आती, जो भी कुछ उनको बीमारी है, आप अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लीजिए। चौथा नियम मैंने बताया कैसे ठीक करना है। हम अपने हॉस्पिटल कैसे ठीक करते हैं, बहुत ही सिंपल। हम हॉस्पिटल में जो करते हैं, जो आप घर पे कर सकते हैं, कि आपका जो खाने का विंडो है वो 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, विंडो ऑफ ईटिंग 10 to 6। आप देख रहे हैं नीचे 10 बजे, ये है ना, आपके हाथ वाला, हाँ नहीं उधर ठीक है, इधर ठीक है, इधर उल्टा। आपको ठीक होने का जो फॉर्मूला वो ये रहा कि 10 बजे से खाना शुरू करेंगे और शाम के 6 बजे बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। 10 बजे आप खाएंगे, शुरू कर देंगे, क्या खाना है कितना खाना है मैं बात नहीं कर रहा, 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाएंगे और शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, बस ये नियम बोल रहा हूं मैं। जब आपने टाइम ईटिंग विंडो को कम किया, ट्यूमर कम होने लगा, दर्द कम होने लगा, वीकनेस कम होने लगी, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, नींद आने लगी, ब्लड शुगर कम होने लगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगा। कितने दिन में? पहले 3 दिन में, फर्स्ट 3 डेज में। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ने ऐसा ही किया। पिछले दिन आप और हम लोग थे, पिछले महीने की बात है, उन्होंने 50 लोगों को बुलाए, अलग अलग बीमारी के, कोई डायबिटीज का, कोई हार्ट का, कोई किडनी का, और 3 दिन ये किया। उसका ऑब्जर्वेशन स्टडी भी इसी किताब में पेज नंबर 94 में अभी आप देख सकते हैं कि विद इन 3 डेज
तो सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने का सबसे सटीक इलाज कि आप अपने टाइम विंडो को कम कर दें। कितना कम करना है? 8 घंटे खाना है, 16 घंटे बिना खाए रहना है। 8 घंटे पेट भर के खा लीजिए, प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। अच्छा, किसी को बीमार करना है तो क्या करना है मुझे? मैं अगर किसी को बीमार करना चाहता हूँ तो मैं इसी को एक्सपैंड करूँगा, टाइम ईटिंग टाइम को बढ़ाता जाऊँगा। यानी कि सुबह 6 बजे उठा, तब से खाना शुरू कर दिया और रात के 11 बजे तक खाते रहे। खाने को ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, खाने को ज़्यादा फैला रहा हूँ मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ज़्यादा खाना नहीं बोला मैंने। किसी को कैंसर करना है, ट्यूमर करना है तो खाने को फैला दो। सुबह उठे 6 बजे, चाय पी लिया, रात को सोने से पहले भी समोसे खा लिए, बीच में कुछ भी नहीं खाया या खाया, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने खाने की विंडो को बढ़ा दिया। या अगर आपका कोई दुश्मन है और खतरनाक तरीके से आप चाहते हैं कि वो कैंसर से मर जाए तो आप खाने की टाइमिंग को शिफ्ट कर दो, बढ़ाने के बजाय शिफ्ट कर दो कि वो जितना आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स दिस, यानी कि हम सुबह नहीं खा रहे हैं, हम रात को खा रहे हैं। रात को खा रहे हैं जब सूरज ढल गया और जब सूरज आया फिर खाना बंद कर दिया। कभी कभार चल जाता है, जैसे कल मेरा शेड्यूल ठीक नहीं था, ये आज की तैयारी कर चल जाएगा, लेकिन रूटीन में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपके बॉडी में फिर कैंसर डेवलप होने लगेगा, ट्यूमर डेवलप होने लगेगा। तो हम ये बोलते हैं जब आप ठीक हो चुके हैं तो ये जो विंडो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का, उसको बंद कर दो, इसको फ्लेक्सिबल कर दो। 1 घंटा इधर बढ़ा दिया, 1 घंटा इधर बढ़ा दिया, या 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, यानी कि 12 घंटा 8 AM to 8 PM खाओ और 8 PM to next day 8 AM नहीं खाओ, तब भी काम चल जाएगा आपका, इवन व्हेन इट इज ओके, राइट, ठीक होने के बाद। तो दिस इज टाइम एज मेडिसिन, समय आपका, और ये करना है आप 3 दिन करके देखिए। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आपने इंसुलिन नहीं घटाई बाय 3rd डे, देयर इज चांस दैट यू विल हैव हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये फोकट का इलाज है और इसमें ये पहला टूल है, ऐसे 7 टूल हैं, बॉडी क्लॉक को करेक्ट करने के 7 टूल हैं। उनमें से एक टूल है फूड एज मेडिसिन, जो DIP डाइट की बात हमने की पिछले 10 साल से हमने की, जिसपे कई सारे किताब आए, आप में से बहुत लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, वो है। और एक है इन्हीं में से इलेक्ट्रॉन एज मेडिसिन, 0 वोल्टेज, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा। और उसमें बहुत ही सिंपल है, आपको समझा देता हूँ एक ही लाइन में, कि हमारे हिम्स हॉस्पिटल जो आएंगे तो वहां पे जो बिस्तर होगी, हिम्स हॉस्पिटल का हर बिस्तर कुछ इस प्रकार से है। खटिया एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा एक बेड है और ये तार है, और ये तार का जो अगला छोर है ये लंबा है और वो सीधे जाके जमीन में मिट्टी में जाके गड़ जाता है 1 फीट नीचे। ये कॉपर का तार है, इसके ऊपर पेशेंट सोते हैं। जब इसके ऊपर सोते हैं, जमीन से जब आप पेशेंट जुड़ जाते हैं, जब आप जमीन से जुड़ जाएंगे, चाहे डायरेक्टली नंगे पैर, चाहे इस तार के थ्रू, आपका बॉडी 0 वोल्टेज पे आ जाता है। ये एक साइंस है जो आप वोल्टमीटर से चेक कर सकते हैं। जब आपका बॉडी 0 वोल्टेज पे होता है, आपका सर्केडियन रिदम ठीक होने लगता है। सर्केडियन रिदम जब ठीक होने लगता है तो ये सारी बीमारियां जिनके नाम हम ले रहे हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। बॉडी की इम्यूनिटी पीक पे होती है व्हेन यू आर एट 0 वोल्ट। तो हमारे हॉस्पिटल का नियम है कि जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं 10 घंटा कम से कम उनको वोल्टेज को 0 रखना है। वो कैसे हो सकता है? जब वो सो रहे हैं वो पेशेंट, लेट देम स्लीप ऑन दिस। और जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल जाए तो उनको बोलते हैं कि घर में जाके भी यही करना है और जिंदगी भर यही करना है। तो इसका मतलब ये कि व्हेन यू आर एट 0 वोल्ट, आपने जो उल्टा सीधा किया भी, अपना बॉडी क्लॉक को गड़बड़ भी किया, उसके भी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 अपने आपको टूल्स बताए, ये 2-3 टूल्स भी कर लेंगे तो भी आप ठीक होने लगेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आपको मिलाता हूँ जिन्होंने किया वो ठीक हो गए। लेकिन उससे पहले जो मुझे सुन रहे हैं, ये एक आखिरी स्लाइड है मेरा, कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स इन सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक परिक्रमा, कि आज के बाद से कैंसर से लोग ना डरे। अगर ये मुहिम में आप जुड़ना चाहते हैं और प्रोफेशनल ढंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप सबके बीच इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रो वाइस चांसलर ऑफ श्रीधर यूनिवर्सिटी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, मैं अनाउंस करता हूं द ड्यूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 3 महीने का है ऑनलाइन और 7 दिन दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि जालंधर में है, देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज, 125 साल पुराना। वहाँ पे 7 दिन आपको रह के प्रैक्टिकल करना, पंचकर्मा, थेरेपी एक्सेट्रा पे, और 3 दिन के लिए हमारे हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में आके अप्रेंटिसशिप करना है। और ये 3 महीने का एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप अपना इलाज बिना डरे घर पे कर सकते हैं, सेल्फ क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस प्रिंसिपल्स। तो खैर
अब जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पेशेंट्स हैं, आपको उनसे मिलाते हैं। एंड सबसे पहले विदिका बत्रा योर हेयर, तो 2-2 मिनट लेंगे, तो इनके बाद इट विल टेक अबाउट 5 मिनट्स मोर, उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब शुरू हम करेंगे। तो विदिका प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर स्टोरी इन 2 मिनट्स। आपके पास जो टोटल टाइम है वो 2 मिनट का है, अपना स्टोरी आप बताएं। Good afternoon all. I would like to start with thanking BRC sir. नहीं तो आप यहीं आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप इधर ही आ जाओ। यहाँ आके बैठ के माइक उधर दो। सबसे पहले दिस इज नॉट वर्किंग। सबसे पहले इज इट वर्किंग? आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही। इज इट ओके नाउ? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर BRC सर का। उन्होंने ना ही मुझे ये बड़ा मंच दिया पर एक नया जीवन भी दिया। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल फॉर विटनेसिंग दिस इवेंट। मैं विदिका बत्रा फ्रॉम हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम। आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड आई एम प्राउड टू से दिस टुडे। दिस इज़ माय न्यू इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैं भी आप सबकी तरह एक मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न वे ऑफ लिविंग को ही संपूर्ण ज्ञान मानती थी। मुझे लगता था नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हीलिंग ये सब दकियानूसी बातें हैं। 2015 में एग्रेसिव एंजियोमेक्सोमा नामक कैंसर डिटेक्ट हुआ और मैं भी एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल इन दिल्ली पहुंच गई अपना इलाज कराने। वहाँ बताया गया कि जो ट्यूमर मेरे लोअर एब्डोमेन में है वह बहुत ही बड़ा और फैला हुआ है और इस टाइप का कैंसर अभी तक दुनिया में बहुत कम पाया गया है। इसके लिए मैंने देश विदेश में ट्राई किया ऑपरेट कराने के लिए, पर वहाँ पे भी यही बोला गया कि वो इतना डीप है कि शायद उसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और ह्यूमन हैंड का वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है। फिर किसी ने हमें रोबोटिक सर्जरी एडवाइस की, जिसके लिए हम बॉम्बे के बड़े अस्पताल में गए और वहाँ पर भी निराशा ही हाथ लगी। 2015 से दिसंबर 2019 तक मुझे 4.5 साल तक कीमोथेरेपी दी गई और उसके बाद बोल दिया गया कि आपका ट्यूमर जो है वो रेकरिंग नेचर का है, यानी कि वो कभी भी पेट में बर्स्ट हो सकता है बढ़कर। 2020 जनवरी में मैंने यूट्यूब पे सर का एक वीडियो देखा और मैंने सोचा कि एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, अब तो कुछ वैसे भी बचा नहीं है। और मैं सर के ऑफिस पहुंच गई। वहां जाके पता चला कि सर से मिलना बहुत मुश्किल है और सर सिर्फ वर्चुअली ही इलाज करते हैं, पर किस्मत ने कुछ और सोच रखा था और सर मुझे भारी मिल गए। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज 2 लाइन्स जो मैंने सर से बोली। आई सेड सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। और सर के दिए गए वो 10 मिनट उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आज मैं यहाँ पर हूँ। सो वो बात आई थिंक अब 3.5 साल बीत गए हैं और ना मैं कभी हॉस्पिटल गई, ना मैंने कोई स्कैन कराया, नो MRI, नो टेस्ट, एंड हियर आई एम टुडे। ये मेरी ज़िंदगी का एक पहलू। और दूसरा अब ये है कि अब मैं डॉक्टर BRC सर के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर हर कैंसर पीड़ित को ठीक करना और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाह रही हूँ और उसके लिए दिन रात काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कैंसर पीड़ित एक्चुअली अपनी लड़ाई खुद लड़ें, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट वेरी वेल फॉर 5 years। अपनी लड़ाई खुद लड़े और आगे बढ़े और BRC सर के ये मेथड्स दुनिया भर में पहुँचाना चाहती हूँ ताकि हर कैंसर पेशेंट तक ये इलाज पहुँच सके। इसी एक मिशन या संकल्प का उत्पन्न है डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम सेक्टर 42। यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हैं इलाज कराने और गंभीर से गंभीर बीमारियों का यानी कैंसर, किडनी, लिवर सिरोसिस, इन सब का हमने कामयाबी से डॉक्टर BRC सर के सुपरविजन में इलाज किया है। एंड आई कैन प्राउडली से दिस दैट वी हैव मेनी सक्सेस स्टोरीज नाउ। एंड इस सबको आप देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर टाइप कर सकते हैं हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम एंड यू कैन सी इट ऑल। और इस मिशन को आगे ले जाते हुए बहुत जल्द हिम्स प्रीमियर विभिन्न शहरों में खुल रहा है। और रियली मतलब आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि सर की इस किताब को हम दुनिया भर में प्लीज़ फैलाने की मदद करें ताकि सब लोगों को पता चले कि कैंसर की लड़ाई मुश्किल ज़रूर है पर इसे हम जीत सकते हैं। एंड माई वन मैसेज टू दिस मॉडर्न सोसाइटी
is that please let's follow change, touch the base, get back to the roots, and trust me, we all can make a difference. Thank you so much, and I'm so proud to be Dr. BRC's team. Thank you, sir. Thank you. Now I request Dr. Namita Gupta to please be here on the stage. She is also one of my testimonials and she will share her story with you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरी जो पिक्चर छपी है किताब में, तो मेरी स्टोरीज आप वहीं से देख लेना। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी आर 4 सिस्टर्स। तो जो भी डॉक्टर बीआरसी सर ने ये मशीन का जो डेमो दिया है, 40 इयर्स की एज में कैंसर हो गया था, तो तभी डॉक्टर्स ने हम लोगों को बोला कि सारी बहनों को हर साल मेमोग्राफी कराना है। तो उसके 2 फाइब्रॉइड्स थे, तो मैंने अपना जो कराया तो मेरे 8 फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में। उसका 1st ग्रेड का था, मेरा 2nd ग्रेड का था। तो मैंने बोला मैं तो ऐसा नहीं कराऊंगी, नहीं कौन पड़ेगा इस पचड़े में, जब होगा कैंसर तब की तब देखी जाएगी। मगर 3-4 साल तक मैंने इसी तरह से ब्रेस्ट इतना स्क्वीज कर देते, इसी तरह से हम लोग चिल्लाते थे लिटरली। तो 3 साल तो मैंने कराया 2nd ग्रेड और फाइब्रॉइड 8 फाइब्रॉइड मैंने इतनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ नेचुरोपैथी था। एक दिन मैंने अपने सारे रिपोर्ट जला दी और मतलब आई जस्ट स्टार्टेड लविंग माय सेल्फ एंड आई, तो मेरी स्लाइड्स हैं आप देख सकते हैं कि मैंने फार्मिंग किया, अपने पेट से प्यार करना शुरू करा, जिंदगी में मैंने जीना शुरू कर दिया। तो बल्कि जो मेरा ट्यूमर था एक लिवर में और एक मेरी किडनी में सिस्ट थी, वो तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था 1 हफ्ते पहले और वो मेरी रिवर्स हो गई, वो भी मेरी गायब हो गई। उसका तो डेमो मैंने उसमें दे दिया बुक में, बट मेरे को डर था शायद फाइब्रॉइड्स गायब नहीं हुए होंगे, तो इसलिए मैंने कराया नहीं था। बट कल ही मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई अपनी ब्रेस्ट का, एंड कैन यू इमेजिन इट्स ऑल क्लियर। मतलब इट्स अ मिरेकल। और मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया तो वो बोलती है हाँ तुमने ब्रेस्ट फीड करा था ना, तो तेरे को होने नहीं था फाइब्रॉइड्स। मतलब अभी भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि नमिता का ऑल क्लियर कैसे हो गया। तो हैट्स ऑफ टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना लव एंड कंपैशन है, इतना लव एंड कंपैशन है, लोग बाग मरते हैं एक दूसरे के लिए। तो जब भी आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे तो सब पालते हैं, अपने बंदर भी अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका के चलता है, बट एक बार दूसरों के बच्चों के लिए जी के देखिए। और यही डॉक्टर बीआरसी सर ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में मजा तब आएगा आता है जब से आया है कि अगर मैं अपना डेमो दूंगी तो लोग बोलते हैं कोई और पेशेंट बुला। अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था, कहता आप नहीं लेके आप तो टीम हो। तो मैंने कहा भाई गजेंद्र तू भी आ जा, ये छत्तीसगढ़ से आया, ये भी अपनी कहानी सुनाएगा। और एक सेंटेंस में और बोलूंगी सब लोगों की, चलो आओ जी ले जिंदगी कुछ इस तरह कि जिंदगी बोले कि वो हमें नहीं, हम उसको मिले हैं। हेलो, मेरा नाम हेलो मेरा नाम गजेंद्र है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज से भाई ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप। हेलो, हाँ मेरा नाम गजेंद्र है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आज से करीब 13 साल पहले मेरे को ट्यूमर का शिकायत आया था, ब्रेन में ट्यूमर हुआ है। मैं डॉक्टर से इलाज कराया तो उससे कोई राहत नहीं मिल रहा था। मैं जिस सर से ज्वाइन किया
ये मेरे को 3 महीने का डाइट प्लान बना के दिए थे और प्रोटोकॉल बताया था बॉडी डिटॉक्स वाला, वो किया तो 3 महीने में मैं पूरा ठीक हो गया था। उसके बाद से अभी तक के 1.5 साल हो गया, मेरे कोई परेशानी नहीं है। अभी डाइट से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है आसानी से, मेरे को हुआ है। थैंक यू सो मच। क्योंकि सिम्टोमेटिकली ठीक हो गया था तो इसको लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि आज ये यहाँ पर आ रहा था तो मैंने इसको बोला एक बार अपनी रिपोर्ट करा लें। तो रिपोर्ट में आप इसका देखेंगे, इसका ट्यूमर आधा हो गया है। बहुत सारे कैल्शियम, ट्यूमर तो कुछ नहीं था, कैल्शिफिकेशन थी, इसकी कैल्शिफिकेशन बिल्कुल आधी हो गई है। और लेकिन रिपोर्ट कराने से ही फिर से आ गया तो फिर से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रिलीज हो जाते हो इस फियर से अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है बॉडी की। सिमी जी हमारे बीच में हैं, so I would request सिमी हांडा to please come here. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं 60 इयर्स की हूँ। जब मैं 29 इयर्स की थी तब मेरा यूट्रस रिमूव किया गया और मेरे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। एट द एज ऑफ 34 आई केम टू नो कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है और वो भी -6 लेवल का। लोग मेरा शेकन करते थे मुझसे तो मेरे हाथ की उंगलियां टूट जाती थी। और उसके बाद मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ और मैं 2 साल बिस्तर पे रही और उसी दौरान स्कैन्स के अंदर मुझे ये पता लगा कि मेरे लोअर बैक के अंदर कुछ ट्यूमर्स फॉर्म हो गए हैं और वो ट्यूमर्स जब बायोप्सी करवाई गई तो वो कैंसरस थे। मैंने अपना ट्रीटमेंट हेल्थ अवेयरनेस सेंटर मुंबई से लिया। उन्होंने मुझे कंप्लीट रॉ डाइट के ऊपर डाला, साथ में उन्होंने मुझे व्हीट ग्रास जूसेस और कुछ रेचर जूसेस दिए थे। उस डाइट को मैंने शायद अबाउट 1.5 साल लिया और 1.5 साल के बाद जब मेरा स्कैन हुआ तो उसमें कैंसर नहीं था। वो दिन था और आज का दिन मैं उसी डाइट को फॉलो कर रही हूँ सिंस 22 इयर्स एंड आई एम कम्प्लीटली हेल्थी। और जब मुझे -6 ऑस्टियोपोरोसिस हुआ था तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि आप सारी जिंदगी बिस्तर पे रहेंगे क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और टाइम के साथ, एज के साथ ये बढ़ता ही चला जाएगा। एंड टू एवरीबॉडीज सरप्राइज, now it has been converted to osteopenia which is just -1.9 and I am a marathon runner. मैं डेली 21 किलोमीटर भागती हूँ और मैं फुल मैराथन्स भागती हूँ और अभी तक मेरे सारे टेस्ट परफेक्टली नॉर्मल है और मुझे कोई भी इशू सिंस 23rd ईयर चल रहा है, 23 साल से मैं यही डाइट ले रही हूँ और कोई इशू आया नहीं। मैं डॉक्टर विष्णु जी के साथ एज अ नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करके उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर की इस मुहिम में ये मेरा छोटा सा योगदान है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Now I would request Acharya Manish ji to please speak a few words. हेलो, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हो कि जितने भी हिम्स हॉस्पिटल भारत में खुल रहे हैं वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उनको संभालना, उनमें पेशेंट्स, वो सब मेरी ड्यूटी है हमारी टीम में से। तो मैं आपको एक परसों का इंसिडेंट बताना चाहूँगा। परसों हमारे हॉस्पिटल में एक MBBS MD डॉक्टर एडमिट हुए हैं जिनको ब्लड कैंसर है लास्ट स्टेज का। उनके हिसाब से उनकी बेटी भी MBBS है, उनके दामाद भी MBBS है और उनका बेटा भी MBBS है और उनको 6.5 महीने पहले कैंसर डायग्नोसिस हुआ और डॉक्टर ने बोला आपको कीमो करना पड़ेगा, लास्ट स्टेज है, कोई इलाज नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा, ये बहुत सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना, आप सबके साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि कीमोथेरेपी से क्या होगा, जस्ट पूछते ही है ना कॉमनली। उसने बोला एक तो नॉर्मल कीमो नहीं होगी, एडवांस कीमो चलेगी। 50-50 चांस है। 50-50 मतलब 50% चांस है वो कामयाब होगी, 50% चांस है वो फेल हो जाएगी। अच्छा, फेल हो जाएगी मतलब फेल हो जाएगी तो साइड इफेक्ट के साथ फेल होगी, यानी कि आपकी किडनी फेल भी हो सकती है, लीवर फेल भी हो सकता है, आपको कुछ और भी हो सकता है। जिंदगी कितनी है जी? 2 से 4 हफ्ते की, यानी कि फेल होगी तो मैं 2-4 हफ्ते जीऊंगा, ठीक। अच्छा, पास होगी तो, अगर कीमो मेरी सक्सेस होगी तो आप 6 महीने जियोगे।
बहुत ज्यादा हुआ तो 18 महीने दिए होंगे, 6.5 महीने हो गए वो हमारे साथ, हमारी डाइट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी जड़ी बूटियों के साथ जुड़े हुए हैं। परसों वो हिम्स हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हुए हैं, मतलब उनको मैंने बोला 15 दिन और आओ को और ठीक करते हैं। तो जब उन्होंने कीमो के बाद 6 महीने की लाइफ बताई थी और हम बिना कीमो के सिर्फ डाइट से, लाइफस्टाइल से, हल्दी खिला के, गिलोय खिला के, नंगे पांव घास पे घुमा के उनको 6.5 महीने टपा दिए, जबकि घर में सारे डॉक्टर्स हैं। तो मैं जस्ट इतना बोलना चाहूंगा कि सारा व्यापार डर का है। आप जितना डरते हो डॉक्टर उतना डराते हैं। अभी 5 दिन पहले का केस है, बहुत बड़े एमपी है, उनका नाम नहीं लूंगा, उनके साले को रेक्टल कैंसर हो गया, मतलब रेक्टम जो मलाशय होता है वो पूरा कैंसर से गल चुका है, 38 साल के हैं। उनका पूरा खानदान डर रहा था, परेशान था। मेरे को फोन आया, मुझे उनके घर जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला आपको इमीडिएटली, डॉक्टर ने बोला कल की नहीं अभी सर्जरी करानी है। तो सोचो घर का माहौल कैसे होगा। मैं उनके घर गया, सारा खानदान एक तरफ, एम्स के डॉक्टर, फलाने डॉक्टर, सबसे बात कर रखी है क्योंकि एमपी है। उनके एक साले साहब को प्रॉब्लम हुई तो घर में सब पूरा ढूंढ लिया उन्होंने जुगाड़, किसकी से बात करनी है। सबने बोला जी फटाफट सर्जरी कराओ। मैंने उनको बोला सर्जरी में वो क्या करेंगे पहले मुझे वो बता दो। वो पूरा रेक्टम निकाल के फेंक देंगे। 38 साल का लड़का जो टी-शर्ट जींस पहनता है, जिंदगी भर टॉयलेट का बैग लगाए घूमेगा। पहली बात तो आप तैयार हो, एक पेट में पाइप डल जाएगी, टॉयलेट बैग टंग जाएगा, हर 2-3 महीने में इन्फेक्शन हुआ रहेगा। इसको जिंदगी भर मेरी तरह कुर्ते पजामे पहनने पड़ेंगे क्योंकि पैंट में टॉयलेट बैग छुपाएगा कैसे, फिर रोज सुबह टॉयलेट बैग चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने उनको सारा समझाया ना, वो चुपचाप मेरे साथ ही मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है और 5 दिन हो गए और कल मैं वहां मिलके आया हूं। वो बोल रहे 3 दिन से मेरे को टॉयलेट में ब्लड भी नहीं आ रहा और मेरे को पेन भी नहीं आ रहा, 4 दिन हुए हैं। मतलब ये इतना मिरेकल है, ये थेरेपी, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये जो 6 तरीके आपको बताए, बस यही अपनाना है। और पूरे भारत में जिस तरह हमने किडनी फेल पे काम किया, अभी अब कैंसर की मुहिम शुरू की है कि मेडिकल माफिया जिस तरह दुनिया को बीमार करने में लगा हुआ है, हम लोग दुनिया को जागरूक करने में लगे हुए हैं। एक मैं जरूर लास्ट में अपील करना चाहूंगा, हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, जब हमारे हॉस्पिटल में लोग पहुंचते हैं, उनका घर बिक चुका होता है, उनका पैसा लग चुका होता है, उनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका होता है, लोग कर्जाई हो जाते हैं क्योंकि कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बहुत महंगी है, डायलिसिस का इलाज, अच्छा कई लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं 10-15 लाख रुपए का मकान बेच के। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराया करो, लेकिन शर्त क्या है, आयुष कवर वाला करवाया करो। आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस मतलब वो एलोपैथी में भी चलता है, वो आयुर्वेद में भी चलता है, यानी कि हमारे आयुर्वेदिक सभी हॉस्पिटल्स में भी वो हेल्थ इंश्योरेंस चलता है। और एक नई पॉलिसी भारत सरकार ने हमारे ही लोगों के डिमांड में शुरू की है। विपिन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा जोर लगाते हैं आयुष को आगे लाने में। भारत सरकार ने नई पॉलिसी लॉन्च की है, आरोग्य संजीवनी। सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए लगते हैं, आपका 5 लाख तक का आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में इलाज फ्री होता है। तो मेरी जितने लोग आवाज सुन रहे हैं, सभी लोग वो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी करा लो। और अगर एसबीआई से कराओगे तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी आपका इलाज कैशलेस हो जाएगा। तो ये मुहिम है, हम भारत के लोगों को गरीब होने से बचाएं, उनको सही जानकारी दें। तो हम और हमारी टीम यही आपसे आह्वान करते हैं कि इस किताब के मैसेज को, हमारे ग्रैंड सिस्टम के मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I would request Anil Sharma ji, MLA UP government, to please share a few words with us. बहुत आपको धन्यवाद। मैं भी एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे ब्रेस्ट में आई हैड कैंसर से अबाउट 2 years बैक। जैसा आचार्य जी ने बताया कि एलोपैथी का जो भी व्यापार व्यवसाय है वो सिर्फ डर पे आधारित है। जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन करते हैं माफिया गुंडा, डराते हैं आपको, थ्रेट देके आपका पैसा हड़पने का काम करते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। मेरे साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। कैंसर का ट्रीटमेंट जब दिया गया, कीमोथेरेपी जब दी गई, तो उसके कारण से मेरे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गए। मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरा ब्रेन, किडनी, लीवर, सब में बड़ा बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहा। और एक दिन फिर मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो देखा और उसको समझने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को पूरे
देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने एक मिशन शुरू किया है, आचार्य जी ने जो ये हिम्स हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, निश्चित रूप से इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैंने जो डिप डाइट है उसको शुरू किया और उसके बाद से जो सबसे पहला काम ये हुआ कि मेरा 16 किलो वजन इस आहार को लेने के बाद में कम हो गया। इट वॉज अ मिरेकल फॉर लास्ट 20 years आई वाज ट्राइंग कि मैं अपना वजन कम कर लूं, नहीं हो पा रहा था। 10-12 दिन में मेरा 16 किलो वजन कम हुआ, तो मेरी समझ में आया कि कुछ न कुछ मिरेकल इसमें है। फिर मैं उनको ढूंढता रहा कैसे मुलाकात हो, क्या हो। फिर मैंने बड़ा रिसर्च वर्क किया। इनफैक्ट डॉक्टर BRC जी ने जो भी बताया है वो सारी साइंसेज हैं और वो सारे जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है, नोबेल प्राइज मिला और बहुत सारी चीजें, उसका बहुत सुंदर कलेक्शन है। वाइल जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो दवा आपको दी जाती है, कीमोथेरेपी है या क्या है, तो वो सारा एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ और किसी साइंटिस्ट ने कोई बताया कि भाई ये जहर दोगे, ये दोगे, इससे आप ठीक हो गए। और वो सारा जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, दैट हैज बीन फंडेड बाय द ड्रग कंपनीज। उसकी जो विषय वस्तु है वो आप नहीं है, पेशेंट नहीं है, उसकी जो विषय वस्तु है वो व्यापार है। तो इस पूरे मकर जाल में जो फंसे हुए, मैं सबसे अपील आह्वान करना चाहूंगा, ये एक मिरेकल है। और कैंसर के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, इससे तो आप समझ लीजिए, जैसा आचार्य जी कह रहे थे, आदमी का मकान बिक जाता है, दुकान बिक जाती है। और नॉर्मल 99% लोगों में ये है, 40 वर्ष की उम्र, डायबिटीज हो गई, इंसुलिन खाई, फिर किडनी फेलियर हो गया, फिर और कुछ दवा खाई, फिर दिल गया, और 50 साल होते होते उसके जीवन की 60% कमाई अस्पतालों में चली गई और प्राण भी चले गए। इससे जो मुक्ति दिलाने का रास्ता एक अपनी बहुत बड़ी रिसर्च के बाद, बहुत बड़े ज्ञान के बाद डॉक्टर साहब ने दिया, आचार्य मनीष जी ने दिया है। निश्चित रूप से वो भारतवर्ष के लिए एक बूंद की तरीके से, और मैं स्वयं मैं उसका विटनेस हूँ, मैंने इसको महसूस किया है। और अभी मेरी आयु 60 years है, 60 वर्ष मेरी उम्र है। मेरी एनर्जी लेवल, मेरा सारी चीजें एक्सीलेंट, और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ने मेरी उम्र भी 40 कर दी है और अभी मैं बड़ा यंग भी हो गया हूँ। मैं निश्चित रूप से हृदय से सभी जो डॉक्टर साहब की टीम है, जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और उनको मैं हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और जो मेरी तरीके के सर्वाइवर हैं, जिनको फायदा हुआ है, उनको बधाई भी देना चाहूंगा। जिंदगी बच गई दोस्तों, नहीं तो 10-5 साल में खेल खत्म हो जाता। उनको सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और जो पीड़ित हैं उनको मैं मशवरा देना चाहूंगा, एडवाइस देना चाहूंगा, अतिशीघ्र ये केमिकल जहर दवा, इसको कूड़ेदान में फेंक करके आप डॉक्टर साहब से जुड़ें, आचार्य मनीष जी से जुड़ें, सब लोगों से जुड़ें, ताकि एक अच्छा जीवन आप लोग जी सकें। धन्यवाद। I think we are ready for the question answers from the media and press. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। चौधरी जी, मेरा एक सवाल चौधरी साहब, हाँ, आपको याद होगा लास्ट टाइम आप भी यही थे, रेड्डी यही था। हाँ, वो पीछे बैठे थे उधर थोड़ा और पीछे बैठे। कोरोना के बारे में सवाल किया था मैंने। यस। आपने कहा था ये माइक नहीं, मेरी आवाज आ जाएगी। हाँ, आपने कहा था मास्क उतार के फेंक दो, कुछ नहीं होगा, मास्क से कोई दवाइयों से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ। तो सर इतने सारे लोग कैसे मर गए? हाँ, ये और इतने सारे लोग कैसे बच गए दवाई लेके? मैंने भी 3 डोज लिए, आज की एडवाइस नहीं मानी हमें, क्योंकि लग रहा था कि कुछ जीना है, तो 3 डोज मैंने भी बूस्टर लिया है। और आप बड़ा दावा कर रहे थे कि भारत सरकार को आप लिख दीजिए, बोल दीजिए, आपने चिट्ठियां भी दी कि कुछ नहीं है कोरोना, ये सिर्फ डर है। तो अब फिर डराया जा रहा है क्या? फिर सेम हो रहा है। ठीक है, इसका जवाब देता हूँ सर। पहली बात तो पहला सवाल का जवाब पहले कि जो इतने लोग मरे वो कैसे मरे, वो कौन कैसे हुआ, उस पर हमने एक किताब लिखी है, दूसरी लहर रिसर्च, और मैंने रिसर्च किया। वही लोग मरे जिनको रेमडेसिविर दिया गया, लेटनोविर दिया गया, रेटनोविर दिया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया। ये जो रेमडेसिविर है, ये जब पता चल गया कि इससे लोगों की मौत हो रही है, तो चुपचाप वो गायब हो गया मार्केट से। उसको बैन, वो पहले बैन था और आज भी बैन है। जो लोग हॉस्पिटल गए वही लोग मरे। हमारे पास 60,000 लोग आए, 60,000 लोग आए। हमारा अपना कोविड सेंटर चंडीगढ़ में भी और
अपना कोविड सेंटर अहमदनगर में, जहां आयुष मिनिस्ट्री ने आके वहां पे 3 महीने ऑब्जर्वेशन स्टडी भी किया, तो वहां 60,000 में से ना तो एक इंसान मरा, ना ही एक इंसान को दवाई की जरूरत पड़ी। इवन आसपास के जो हॉस्पिटल से अधमरे लोग आ रहे थे और हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में, वो भी उन्हीं 60,000 लोगों में थे। और लास्ट टाइम जब सर आपसे मुलाकात हुई, आप तब नहीं थे, तब वो मुलाकात थी आयुष मिनिस्ट्री का 3 महीने के ऑब्जर्वेशन स्टडी के रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे जब जाहिर किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने माना कि चाहे कोई इंसान सीवियरली इल हो जाए कोविड से, तो भी अगर नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस खाएंगे, जैसा कि पिएंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे सेंटर में देखा, तो वो ना तो मरेंगे, ना ही दवाई की जरूरत पड़ेगी, 3 से 7 दिन में ठीक होंगे। तो पहला सवाल तो ये कि मरे कौन? मरे वो जिनको दवाई दी गई, जो हॉस्पिटल गए वही मरे, पहला। दूसरा, क्या अभी ये डराया जा रहा है? डेफिनेटली अभी भी डराया जा रहा है। ये आपने 2 दिन पहले देखा, सारे स्टेट को बोल दिया कि कोरोना के टेस्ट बढ़ाओ। तो ये टेस्ट का हमने इस पे किताब पे निकाली, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, हमने करके देखा। आप भी करके देखिए, 5-10 हज़ार जिसके पास हो। हमने चूहे के सैंपल, मच्छर के सैंपल लिए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोविड टेस्ट लैब में गए और जाके बोला ये सारे सैंपल है, देखो कोविड पॉजिटिविटी नेगेटिव है। वो सारे टेस्ट भी पॉजिटिव आए, और वो जो टेस्ट कराया कोविड टेस्ट, उस पर हमने किताब लिखी, और वो भी रिजल्ट वो अमेजन में हमारे पब्लिशर ने पब्लिश किया। वो अमेजन में वो किताब मिलेगी, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। अगर किताब फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट मिल जाएगा, और आपके माध्यम से मैं ऐलान कर रहा हूँ। और साथ में जो मेरे को इसमें ऑब्जर्वर थे, डॉक्टर नमिता एमबीबीएस एमडी यहीं बैठी हैं, आपके आगे बैठी हैं। तो हमने कोविड सेंटर जाके, कोविड टेस्ट लैब जाके सैंपल दिए, वो भी इंसानों के भी दिए, फलों के दिए, मच्छरों के दिए। बोलने का मतलब हमारा कंक्लूजन है, हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। सरकार को अगर ये दिखाना हो कि आज 1 लाख कोविड पॉजिटिव लोग हैं, सिर्फ 10 लाख टेस्ट करने की जरूरत है। और वो जरूरी नहीं कि इंसान पे, वो जरूरी कि किसी एनिमल पे, वो किसी मच्छर पे करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, हमने देखा। और किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, लाइव भी चल रहा है कई जगह पे, कि आप मुझे चैलेंज कीजिए। इसके सारे एविडेंस बुक में डाल दिया, बुक अमेजन में ऑलरेडी मिल रही है, तब से लेके, जब मैं बोला था तब से लेके अब तक किसी ने अब तक उसको चैलेंज नहीं किया। और मैं तो चाहता हूँ लोग चैलेंज करें। सच्चाई ये है कि कोविड टेस्ट नाम की जो चीज है वो एक फ्रॉड है, और हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। इसके बाद आपको याद होगा, अगस्त की बात है, पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, ऐसा याद आ रहा है? हाँ, वो मीडिया में आता है, वो मीडिया, अगर आप अखबार पढ़ना बंद कर देंगे तो मंकी पॉक्स नहीं है। और तब आयुष मिनिस्ट्री का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, डॉक्टर विपिन यहीं बैठे हैं, यही ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझे आमंत्रण किया, इसी तरह का एक बुक रिलीज किया मंकी पॉक्स पे, सर पब्लिशर हैं उस बुक के भी। और उसमें मैंने और नमिता ने फिर कोविड टेस्ट लैब ले गए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, और हमने देखा हर 25 में से एक टेस्ट मंकी पॉक्स पॉजिटिव आएगा। तो इन्होंने, डॉक्टर नमिता ने अपना उन्होंने सैंपल दिया, ब्लड सैंपल, और 25 बार किया, तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर बन गई। समझ रहे हैं? इसके लिए बीमार रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट कराने की जरूरत है। जिनको मेरे पे यकीन ना आया करके देखें, ये तो हमने तो करके देखा। तो अभी भी ये झूठ बोल रही है सरेआम, और पहले भी झूठ बोलते आए हैं। आप सुन रहे हैं तो वो बोल रही है, यही इसका जवाब है। तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे अभी, जैसे आप कह रहे हैं? मैसेज ये है कि अखबार मत पढ़िए, इस तरह की न्यूज मत पढ़िए, आप सवाल पूछिए। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपकी न्यूज कैसे कौन पढ़ेगा? मेरा न्यूज अखबार में आता नहीं, एक भी अखबार यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एक भी अखबार नहीं आया यहाँ पे। आप सवाल पूछिए, आप मेरे ऊपर केस करिए, इस बहाने कम से कम बात तो खुलेगी। आप चुपचाप मत बैठिए, केस करिए। नहीं, बड़ा सवाल यह है, क्या आपकी जो आवाज है भारत सरकार तक और राज्य सरकारों तक नहीं पहुंच रही? जैसे कि विधायक जी ने ये चीज कहा कि एक नेक्सस है, और दूसरे वक्त अभी आचार्य जी कह रहे थे कि ये मेडिकल माफिया चल रहा है। तो देश में मेडिकल माफिया चल रहा है, आप सरकार को जीरो कहना चाहते हैं? हाँ, बात तो यही लग रहा मुझे। और आवाज पहुंचने की नहीं, उसके लिए ये जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हमने रिलीज किया था, ये हमने लगभग जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस हैं, जितने भी गवर्नर ऑफिस है, उन सबको हमने ये चिट्ठी बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट भेजा, ताकि उसका एक उसका जो प्रूफ हमारे पास रहेगा, हमने भेजा है, वो प्रूफ आज तक है। तो इसका जवाब ये कि हमने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले हमने मंत्रालय में बताया, जितने मंत्रालय हमारे है, करीब 5000 लोगों तक पहुँचाया, ठीक है ना। और उनमें से भी कई लोग सुन रहे होंगे इस वक्त, अगर सुन रहे हैं तो जो हमने बोला उसको सबूत भी दिया हमने। और सबूत, अगर किसी को टेस्ट करना है तो अभी आप कोविड टेस्ट करा लीजिए, किसी भी 10 आदमी का एक पॉजिटिव निकलेगा, दोबारा 19 10 का कराइए, एक और पॉजिटिव निकलेगा, दूसरा वाला
फॉर एवरी 10 टेस्ट देयर इज 1 पॉजिटिव, ये एवरेज है, राइट। और ये आप प्रूव कर सकते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं या तो चुपचाप बैठ गए तो काम चलेगा नहीं, आप इसको चैलेंज कीजिए जैसे मैंने चैलेंज किया। डॉक्टर साहब आपका जो विशेष बात मैं बोलना चाहूँगा, एक मिनट प्लीज। मैं मीडिया से भी हूँ और साथ में रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैं इस बात की आपका बिल्कुल इस बात की मैं पॉजिटिव आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड आया तो मैंने बहुत स्टोरी लिखी थी और हरियाणा के गाँव देहातों का रिसर्च करके कि जिनकी जो मेहनत कश व्यक्ति थे, ऑटो वाले, गरीब लोग, उनका जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, लाखों लोग हरियाणा में ऐसे थे विलेजेस के अंदर जिनके कहीं भी कोविड नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरा ये भी बात 100% थी, हमने बहुत हॉस्पिटलों की स्टोरी भी लिखी कि जो माफिया था वो खुल के काम कर रहा था। दूसरी बात, अभी जो मैंने क्वेश्चन कर रहे हैं आपके कैंसर से संबंधित, मैं पिछले कई सालों से मेडिकल रिसर्चर हूँ, अभी बीमारियों पर रिसर्च कर रहा हूँ और मेडिकल रिपोर्टें भी मीडिया के माध्यम से, मेरा यूट्यूब चैनल है, कि जो आज कीमियोथेरेपी का, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरे पास बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो कीमियो है, बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि भी वो जब कैंसर का पता लगता है कोई भी स्टेज का, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, तो सर्जरी से पहले करवाना चाहिए या उसके बाद, या कीमियो का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है, उसके बारे में आपसे पूछना। पहली बात तो कीमोथेरेपी कराना नहीं चाहिए, ठीक है। और मान लो किसी ने करा दिया, 3 साइकिल हो गए, 4 और होने, वहीं पे रुक जाइए। आप अगर कोई ये सवाल कुछ ऐसे होगा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जहर कितना खाना चाहिए, तो जवाब होगा कि नहीं खाना चाहिए। अरे आधा खा लिया तो पूरा खा लूं? नहीं, वहीं रुक जाओ, है ना। तो इसका जवाब यही है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दीज आर ऑल पॉइजन। तो पॉइजन को जितना जल्दी डिस्कंटिन्यू करें उतना ही अच्छा है। नाम केमिकल थेरेपी, कीमो केमिकल थेरेपी आया कहाँ से? हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वो जो तब उन्होंने मस्टर्ड ऑयल टेस्टिंग की थी, लोगों को किस तरह से करें कि वो धीरे धीरे मरे, एकदम से ना मरे। तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मिलकर कीमोथेरेपी का इन्वेंशन किया। आप पता लगाइए गूगल में, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीमोथेरेपी, तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के डॉक्टर्स ही उसके आविष्कारक हैं। तो समझ लीजिए कि मामला क्या है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि डॉक्टर साहब आपके जो ट्रीटमेंट, हाँ, पूरी दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है, मेडिकल रिसर्च हो रहा है, जो दवाइयाँ बनती हैं उसकी भी टेस्टिंग होती है, उन पर ट्रायल होता है, मेडिकल ट्रायल, आदमियों पर ट्रायल होता है, सारी चीज़ें ट्रायल होती है, इसमें बड़ा भारी मेथोडोलॉजी यूज की जाती है। आप जो कर रहे हैं अल्टरनेट मेडिसिन तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की जो दावे को पहले से दावे किए जा रहे हैं, जो पहले से चल रहा है पूरी दुनिया में, तो उसको क्या खारिज कर दिया जाए एक तरह से? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो बोला वो बिल्कुल, मैं इसको मानता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होती है, बहुत डिटेल्ड रिसर्च हो रही है, और वो बहुत सालों से हो रही है, और बड़े बड़े संस्थान कर रहे हैं, बड़े सीरियसली कर रहे हैं, दे आर ऑल साइंटिस्ट। मैं वही एविडेंस को लेके इस किताब में डाला है। मैं दुनिया के बाहर के एविडेंस नहीं ले रहा हूँ, अपने एविडेंस नहीं ले रहा हूँ। दुनिया में जो मेन स्ट्रीम एविडेंसेस हैं उसी का ही हवाला मैं दे रहा हूँ। मेन स्ट्रीम एविडेंस ये नहीं कहता कि कीमोथेरेपी कराना चाहिए, नहीं, ये गलत है। मेन स्ट्रीम एविडेंस जो मैंने यहाँ पे डाले 250 एविडेंसेस, वो वही वाले रिसर्च है। अब अगर कोई अगर बोलता है, फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, तो वो एक एविडेंस दिखा दे, एक, मैं तो 250 दिखा दिया, वो एक दिखा दे। जो प्रैक्टिस में हो रहा है वो नहीं हो रहा जो रिसर्च बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने 2 खुराक लगाए, फॉर एग्जाम्पल उसका पहले ट्रायल हुआ, लेकिन ट्रायल का नतीजा कहाँ है? नतीजा ये कहता है कि आपको लगाना चाहिए 2 खुराक, नतीजा है तो आप दिखाइए। क्या नतीजा किसी ने लोगों के सामने जो ट्रायल करने वाले जो पूना वाला है कि दिखाया, देखो ट्रायल हमने किया था, ये रहा नतीजा, दिखाया आपको? नहीं दिखाया। आप नतीजा को देखिए, नतीजा मांगे हो मांगिए सही, नतीजा कोर्ट के माध्यम से मांगा, कोर्ट ने बोला नतीजा कोई नहीं दिखाएगा आपको। तो जब नतीजा दिखाया नहीं तो आप नतीजा आपके सामने आ रहा है, लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं। अच्छा, लोग तो खड़े खड़े गिर रहे हैं, वो भी क्या इस खुराक की वजह से? इसका नतीजा आ गया है। हमने हमारी जो किताब है अभी रिलीज की थी, क्योर एट द रेट 0 वोल्ट, इस किताब में हमने वो नतीजे डाल दिए हैं। इस किताब में आप देखेंगे 3rd चैप्टर में डाला है कि जो अभी लोग मर रहे हैं डांस करते हुए, गाना गाते हुए, जिम जाते हुए, बाइक चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, वो इसलिए मर रहे हैं बिकॉज उन्होंने 2 खुराक लगाई, किसी ने 3 लगाई। उसके एविडेंस अब आ चुके हैं, ये एविडेंस पहले ही थे। तो आपका सवाल जो दुनिया में रिसर्च चल रहा है, हाँ मैं वही रिसर्च बोल रहा हूँ। अगर हमने देख लिया होता और मैं भाग गया था, तभी हमने 2 खुराक से पहले किताब निकाल दी। और ऑल्टरनेट ये है सोल्यूशन, ये किताब सोल्यूशन है। ये सब लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने भी दवा की। अच्छा, जिन्होंने ले लिया उनका सोल्यूशन क्या है, आगे पूछ रहे हैं।
इस सवाल के जवाब में आता हूँ फिर आपको। सोल्यूशन क्या है? जिन्होंने 2 खुराक ली, सोल्यूशन क्या है? उस खुराक में क्या था वो दुनिया में किसी को नहीं पता, सिर्फ खुराक जिन्होंने डाला उसको वो पॉइजन क्या था नहीं पता, वो इट इज नॉट आउट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सोल्यूशन दे सकता हूँ कि अपने बॉडी क्लॉक को ठीक कर लीजिए। पहली बात तो बॉडी क्लॉक बिगड़ा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? वो पता चल सकता है आप सुबह 10 बजे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, रात को 10 बजे एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। सुबह वाला अगर ज़्यादा है, रात वाला कम है, कम से कम 10 to 20% का डिफरेंस है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर दोनों का सेम है या उल्टा है, रात का ज़्यादा है, समझ लीजिए यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक, यानी कि आपका रिदम गड़बड़ हो चुका है। अब सुधारे कैसे? सुधारने का पहला नियम आज ही मैंने बताया, वो है जो टाइम, ईट विद इन पैटर्न ऑफ 8 आवर्स। दूसरा नियम मैंने आज ही बताया कि धरती से कनेक्टिविटी मेंटेन करना दोबारा से। तो इस तरह से 7 नियम है जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, जो नियम इंसान घर पे कर सकता है। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, और उसके बाद आप 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट कीजिए ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है। तो इससे आप, ये कोई डेफिनेट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये चीज आपके हाथ में जो कर सकते हैं, क्योंकि जो लगा है वो क्या लगा है वो या तो भगवान जाता है या जिसने लगाया तो वो जानता है। डॉक्टर साहब आपने ट्रीटमेंट का बेस है, प्रधानमंत्री ने सुई लगवाई है इंजेक्शन, सॉरी हाँ एक मिनट भैया, देश के प्रधानमंत्री ने 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, हो सकता है बूस्टर भी लगाया और मीडिया में नहीं आया, तो प्रधानमंत्री जी ने लगाया वो भी गलत लगाया क्या? जो आप बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं थी और ये दवाई कुछ 300 करोड़ लोगों को लगाया दवा, तो सबको आप झुठला रहे हैं। देखिए अगर ऐसा ही है तो आपको तो WHO में एडवाइजर होना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए पहली बात तो ये है कि अब मैं नहीं झुठला रहा हूँ, ये एविडेंस बोल रही है। सर मैं प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है, जो देश के प्रधान, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगवाया है, नहीं तो इनका मतलब उन्होंने भी गलत लगवाया क्या? उनको जिस तरह से आपने गलत लगवाया, नहीं तो मतलब उन्होंने भी गलत लगवाया, गलती वो कोई डॉक्टर नहीं है ना साइंटिस्ट है। ये तो आपका जो स्टेटमेंट है, ये यहीं पे उदाहरण है, 2 डोज लगाया इन्होंने 40 करोड़ देश में अगर 10-20 लोगों को हो जाता है तो वो एग्जाम्पल नहीं होता है। मेरे परिवार में आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, अगर 10 लोग आप यहाँ पे ले आए तो इसका मतलब ये नहीं कि 100। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ऐसा आपका जो बेस है ट्रीटमेंट का वो DIP डाइट है, बाकी चीजें और एडिशनल होती है। इसमें DIP डाइट में जो आप बताते हैं इंटेक जो है हमारा रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स, लेकिन आज की डेट में और साथ में ग्रेन्स, इसमें आज की डेट में क्या ये प्रॉब्लम है कि जो रॉ वेजिटेबल्स है उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फ्रूट्स में उसको पकाने के लिए जो केमिकल यूज होता है, तो इसमें आपकी कोई रिसर्च है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे को फिनिश कर दो। अगर हम उसी तरह का वेजिटेबल और फ्रूट खाते हैं केमिकल वाला, तो ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा उल्टा बीमार हो जाएंगे बजाय इसकी कि उनको कुक कर खाना। देखिए हाँ, इसमें 2 सवाल है आपके। पहले तो ये जो आजकल का पेस्टिसाइड, इससे क्या प्रभाव है और कुक करने से ज़्यादा फायदा होगा। जब ये जो वेजिटेबल्स हैं, यही वेजिटेबल मैं खाता हूँ जो मार्केट में मिलता है, और अगर ये ऑर्गेनिक होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये कोई डाउट नहीं है। हाँ, इस ऑर्गेनिक ना हो तब भी फायदा होता है, क्योंकि वो तो हम देख रहे हैं अपने पेशेंट्स को नहीं ले सकता, उसके बाद भी फायदा हो रहा है। अब आता है कि कुक्ड एंड अनकुक्ड। जब कुक करते हैं तो उस वेजिटेबल में, फॉर एग्जांपल ये वेजिटेबल अगर है तो इसको कुक करेंगे तो इसके अंदर जो लाइव एंजाइम है, जो उस केमिकल को ट्रैप करके आपके स्टूल से निकाल सकता था, वो लाइव एंजाइम मर जाएगा, केमिकल नहीं मरेगा क्योंकि केमिकल इज ऑलरेडी डेड। तो कुक करने से लाइव एंजाइम मरेगा जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता था, उन पेस्टिसाइड से बचा सकता था। 100% मर जाता है क्या? रेशियो 100% मर जाता है। और बताएं, एक और क्वेश्चन है, जो हम स्प्राउट्स खाते हैं, ग्रेन्स की हम बात करें, तो उसमें आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च क्या कहती है कि जो ग्रेन हमें गेहूं या दाल कोई भी आई, हमें यूरिया के थ्रू आई, जैसे हम उसको स्प्राउट करते हैं, क्या यूरिया का इफेक्ट 100% खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता, नहीं खत्म नहीं होता, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है ना। तो चॉइस ये है कि कुक करें कि अनकुक खाएं, यही चॉइस है हमारे पास। तो उसमें अनकुक इज बेटर। नहीं, दैट इज ओके, पर स्प्राउट होने से भी उसका यूरिया का इफेक्ट नहीं खत्म होता? नहीं खत्म, या कुछ हद तक खत्म होगा? कुछ हद तक खत्म होगा, पूरा नहीं जाएगा। उसकी कोई परसेंटेज आपकी रिसर्च में है? परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन कम होगा, इतना बता सकते हैं। जाएगा नहीं, इट विल बेटर। मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है सर, ये जो आप जीरो थेरेपी की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल फ्लोर्स पे लोग रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर,
तो क्या ये थेरेपी उस पे काम करेगी कि अगर हम पूरे फ्लोर को अपना वुड का कर दें? नहीं काम करेगी नहीं, मैं वुड करके उसमें साथ में जो आप तार जो बोल रहे हो करके जमीन में गाड़ दें, तो क्या पूरा फ्लोर ठीक हो जाएगा? नहीं, वो वुड से कंडक्टिविटी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, और इसको जमीन में गाड़िए या सामने कोई पेड़ हो आपका, उस पेड़ के तने में ये इसको गाड़ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता वो पूरे फ्लोर को जो है उस तरीके से? नहीं, मैं 7th फ्लोर रहता हूँ, तो मेरे बालकनी से एक तार जाती है जो सीधे जमीन में जाती है। वो खुद से अपने में बांधनी पड़ेगी। हाँ। और एक और चीज है सर कि अगर जो हम घास के ऊपर जाते हैं या मिट्टी के ऊपर जाते हैं, विच इज बेटर या दोनों ही ठीक है? दोनों एक जैसे हैं, एक जैसा प्रभाव होगा। थैंक यू। मेरा एक सवाल आचार्य जी से, लास्ट सवाल। आचार्य जी, आपका आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड है। एक आचार्य रामदेव जी भी ने भी कोरोना की दवाई किट निकाली थी, बाद में वापस लेके बोले कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने की है। तो क्या आप उनको झुठलाते हैं कि वो जो उन्होंने बनाई दवा और अभी भी प्रचार हो रहा है? पहले ये बताओ आप चाहते क्या हो? रामपुरी से पंगा करा रहे हो हमारा, फिर आप बार से भड़का रहे भिड़वा रहे हो हमें। सर आप मतलब मुझे पता क्या लगता है कि आप हमारे घर में ना, जैसे घर में एक बंदा नहीं होता दुनिया में भी लड़ाई करता रहता है। देखो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बाबा जी हमारे पूजनीय है, मैं इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपना जवाब दे देता हूँ। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानं कुपितमल, मतलब दुनिया में कोई भी रोग हो उसका निदान कुपित मल को निकाल दो, मतलब बॉडी की गंदगी को निकाल दो, तो आप बड़े से बड़े रोग का निदान कर सकते हो। चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर हो, कोई भी बीमारी हो, बॉडी की गंदगी निकालो, यानी कि टॉक्सिस निकालो। दूसरा एक श्लोक आता है आयुर्वेद में, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य शरीरी वर्षतम। आज 100 वर्ष तक स्वस्थ जीने की कोई बात नहीं कर रहा, तो आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य, देह को शुद्ध करते जाओ, 100 वर्ष तक स्वस्थ जियो। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, डॉक्टर साहब ने बोला 8 घंटे के ब्रैकेट में खाओ और 16 घंटे खाली छोड़ दो बॉडी, तो 16 घंटे में बॉडी अपने आप ही अंदर के टॉक्सिन्स को, अंदर की गंदगी को खा जाएगी। प्लस आप हफ्ते में एक दिन उपवास का अभियान चलाओ तो भी बॉडी सेट हो जाएगी। तो बॉडी को शुद्ध करते जाओ। जिस तरह जानवर जब बीमार पड़ते हैं, जंगल में जानवर बीमार पड़ते हैं, आपके घर में भी जानवर आप पालते हो, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देते हो, लेकिन इंसान क्या करता है, बीमार पड़ता है खिचड़ी ढूंढता है, दही डाल के, फिर दूध का गिलास रस डुबो के, अच्छा पीली दाल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, अरे मेरा मुंह कोड़ा नहीं खाना, नहीं मैं हलवा बना देती हूँ खा लो, अरे भाई हिंदुस्तान में खा लो खा लो खा लो। हम कह रहे व्रत रखो, उपवास करो, बॉडी की क्लीनिंग करो, स्वस्थ हो जाओ। तो सर आप किसी से बड़ी लड़ाइयां ना कराओ। हमारे देश के वो सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मेडिकल माफिया जो है ये अंग्रेजों द्वारा संचालित है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ आज, 1 मिनट सर बस। 250 साल अंग्रेजों ने भारत में राज किया। मैं कहता हूं जिस दिन अंग्रेज भारत में आए उसके 35 साल बाद भारत में अंग्रेजों ने राज शुरू कर दिया। उससे पहले दुनिया की कोई रिसर्च दिखाओ, कोई नोबेल प्राइज दिखाओ। सारी रिसर्च जब भारत पे राज चल रहा था तभी क्यों आई, तभी एलोपैथी का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि भारत से ही सब कुछ चुराया गया है। भारत के ही सुश्रुत संहिता को चुराकर आपने पूरी सर्जरी डेवलप करी है। भारत के ग्रंथों से किताब निकालकर आपने हवाई जहाज उड़ाया है। भारत से ग्रंथों से निकाल के आपने टेलीफोन का आविष्कार किया है। आप सब लोगों ने तो भारत को लूटा है और आज उन्हीं अंग्रेजों के कानून इस देश में चल रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन अंग्रेजों का राज शुरू हुआ उससे पहले दुनिया में साइंस दिखा दो। साइंस शब्द भी है। एक बात बताओ, लोग बोलते हैं उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो भारत में दूरसंचार शब्द कहां से आया? दूरसंचार शब्द हमारी डिक्शनरी में है, संस्कृत में है, कहां से आया? अगर हमारे पास टेलीफोन की विद्या नहीं थी, उन्होंने बोला हवाई जहाज, हमारे यहाँ विमान शब्द है, रावण के टाइम से विमान शब्द है। तो विमान का मतलब क्या होता है? उड़ने वाला यंत्र, उड़ने वाला जहाज। महाभारत में संजय का था। हाँ, महाभारत में संजय ने अपनी आंखों से पूरी महाभारत सुनाई। आज हम कैमरा देख रहे हैं, तो सारा कुछ भारत से है। आज दुख इस बात का है कि भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे हैं, उसी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। आप जो सवाल पूछते हो ना, हम सारे जवाब दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी? सवेरे FIR ठुक जानी है, ड्रग एंड ड्रग रेमेडी एक्ट दी, तुम सीधा घर चले जाओगे, 4:30 से पंगा पा जाओगे। जब हॉस्पिटल खोले होते तो नोटिस आई सुनते हैं। ड्रग एंड मेडिकल रेमेडी एक्ट भारत में 1940 में बना था। क्यों बना था? आयुर्वेद को दबाने के लिए। आज तक चल रहा है। आप बताओ, आयुर्वेद को दबाने के लिए जो कानून बनाए गए, जो अभी आपने बात करी सुइयों की और 2 डोज की बात करी,
1895 में एपिडेमिक एक्ट बना था। 1895 में राज किसका था? अंग्रेजों का। जब इस देश में कोरोना फैला तो कौन सा एक्ट लागू हुआ? पैंडेमिक एक्ट। कब बना? 1895 में। 1895 का एक्ट लगाकर आप इस देश की सत्ता को कंट्रोल कर रहे हो, जनता को कंट्रोल कर रहे हो, तो मतलब वो अंग्रेज आज भी भारत में राज कर रहे हैं। और इसका एक ही तरीका है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग मिले, रिसर्चेस लाएं, सहयोग करें, पेशेंट ठीक करके दिखाएं और दुनिया के मुंह पे मारे कि ये लो भैया कैंसर ठीक होता है, ये लो भैया किडनी फेल ठीक होती है, ये लो भैया लीवर ठीक होता है। और थैलीसीमिया के अब तक डॉक्टर नमिला और डॉक्टर बीआरसी के बाद 252 बच्चे हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना बंद हो गया, जिसको कि मिरेकल बोलते हैं। मैं खुद 2 बार आयुष मिनिस्ट्री में जाके डॉक्टर साहब का पूरा प्रेजेंटेशन देके आया हूं, सर रिसर्च करा लो, ये 250 बच्चे ठीक हो गए। अभी तक तो कोई फोन आया नहीं कि भैया रिसर्च करते हैं हम। तो कहीं कोई सब मेडिकल माफिया के हाथों बिके हुए हैं और इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि उनको लगता है जो अंग्रेजी बोलता है, जो अंग्रेजी की बात करता है, जो साइंस की बात करता है, वही पढ़े लिखे हैं और वही लोग देश में राज कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदलेगा। जिस तरह पिछले कुछ टाइम से आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन आप सब मीडिया का, आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए। रेक्टम कैंसर पे वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे फादर के रेक्टम कैंसर हुआ था 78 में। उस वक्त इंडियन हॉस्पिटल था, जो ये नाम उनका पुराना, और वही जो आपने बोला ऐसी स्थिति बनी थी हमारे साथ भी। वो लैट्रिन का बैग डाल देते हैं यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि पूरा रेक्टम रिमूव करके और यहाँ बैग लगाया था आपका लैट्रिन का, मात्र 1 साल जी पाए थे, उसके बाद किडनी में सपरेट हो गया। तो आप सोचो, मैंने खुद हिम्मत क्यों मारी, क्योंकि एमपी साहब के साले थे, उठा के मैं खुद हॉस्पिटल लेके आया हूं और अभी 5 दिन हुए हैं, 4 दिन में वो बोल रहे मेरे ब्लड आना बंद हो गया, मेरे दर्द बंद हो गई। अब आप बताओ आयुर्वेद इससे फास्ट क्या करूंगा? उस वक्त ये आप लोगों का नहीं था, तो हमने इस चीज को भुगता है। बिल्कुल बैग लगा हुआ था 1 साल। मेरा सवाल ये है कि कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए आप लोग कोई सेंटर बनाए हुए हैं? थैंक यू। हॉस्पिटल है। थैंक यू प्लीज। एक सेकंड मैं 2 मिनट लूंगा, पैसा आप पूछिएगा। अभी सवाल आप ही पूछेंगे सर, और मेरे सवाल अभी एक पत्रकार की बात कर रहा हूं सर, सारे सवाल मुझे क्या बुलाया मौका दे रहे हो? कोई बात नहीं सर हमें बुलाया गया, फिर ऐसे नहीं आप पूछ लीजिएगा। मुझे 2 मिनट। एक मिनट अरे भाई साहब 2 मिनट और भी बोल रहे हैं, 2 मिनट में भी बोलूँ, आप बोलिएगा। आप 2 मिनट में बोलो, फिर मेरे बाद आप बोलने में खड़ा हो गया। आप बैठे हैं अभी, बस मैं 2 मिनट में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो पीछे चर्चा हुई वो वैक्सीन की हुई, कोविड वैक्सीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविड वैक्सीन है, चाहे रेबीज की है, कोई भी एनी वैक्सीन, तो उसका जो फंडामेंटल है वो यही है कि जो जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन है उसके वायरस आपके अंदर शरीर में डाल दिए जाएं, सो दैट आपकी बॉडी उसके प्रति इम्यून हो जाए, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। यही बात है। बेसिकली जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, चाहे वो कोविड का है, जब कोविड चल रहा था तो चारों तरफ ये था, सारे एलोपैथी, सारे आयुर्वेदिक सब कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। बेसिकली इसका मतलब यह है कि उसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, चाहे तो कोविड है चाहे कुछ भी है, तो वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है। या तो इम्यूनिटी आप जहर डाल के बढ़ा लो, तो जहर डाल के तो बढ़ेगी कैसे, या आप जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं फूड एंड मेडिसिन, तो आप अपने आहार में परिवर्तित करके अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा कर दोगे। मेरा अपना दावा है, मैंने लगभग हजारों कोविड मरीजों को, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ऑक्सीजन दिलवाई, रेमडेसिविर दिलवाई। मेरे यहाँ रेमडेसिविर के लिए लगभग लाइन लगती थी, 200 मरीज लगते थे और सिफारिश से मिलती थी। और इनफैक्ट जब रेमडेसिविर बाद में यह आया कि ये तो दवाई है ही नहीं, और जब बंद हो गई, जब रिलीफ मिला। और सही बात यह है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा अपना अनुभव ये है कि जिन लोगों को अपने घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, अपने घरों में क्वारंटाइन थे, अपने घर में खाना खा रहे थे, अपने परिजनों के साथ रह रहे थे, उनमें एक भी व्यक्ति मेरे यहाँ नहीं मरा। ये मैं इसका एविडेंस। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखिए मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है एक हमारे यहाँ फिजिक्स में ये कहा जाता है, सबसे पहला हाइपोथेसिस पर परिकल्पना करिए, फिर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करिए,
while it becomes true in the laboratory, then it becomes the principle. तो मैं जो डॉक्टर साहब बताते हैं डाइट उसकी लेबोरेटरी हूं, मैंने इसको अपने ऊपर इसको लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है, राइट। और जब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 13 ऐसी चीजें हैं जो मुझे जीवन में जो मुझे लाभ नहीं हो पाया। मेरा यूरिक एसिड खत्म हो गया, मेरी एक्यूट मेरे कॉन्स्टिपेशन था, एमेबिक कोलाइटिस था बचपन से, वो मेरा खत्म हो गया। मेरे पैरों में जख्म थे, 0 वोल्ट थेरेपी से वो सब हील हो गए। मेरा लिवर डिटॉक्स हो गया, मेरा साइड मतलब डिप्रेशन रहता था, मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस खत्म हो गया जो कीमो के बाद था। तो मेरा मानना यह है कि अगर मेरे शरीर की इतनी सारी चीजों को ये फूड एज मेडिसिन अगर ठीक कर सकता है तो वो कोविड फलाना ढेंका वो सभी को ठीक करता होगा, ऐसा मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूँ बीइंग अ पेशेंट। हमारे संतोष जी, आइए, आपके बिना फोटो अधूरा था। इस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे मित्र, प्लीज कम स्पीक। एक बार और आना पड़ेगा, एक बार और ग्रुप फोटो के लिए प्लीज कम स्टेज। एक मिनट दोबारा एक किताब दे दो। डॉक्टर संतोष कुमार राय इज DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली। सभी पद्मश्री अभी मिला। मैं चाहूंगा हमारे बीच में पद्मश्री ये भी इस बार मिले उमा शंकर जी, प्लीज एक मिनट आप भी अभी पहुंचे हैं। एक किताब सर। ये डॉक्टर मधु श्रीवास की किताब दी थी, आपसे टाइम चाहिए था एक बनाने के लिए चैनल किताब हमें। ठीक है, तो आपका नंबर है आप इसमें नंबर ले रखा है, मैं फोन करूँगा, आप बता दीजिए। और तो है नंबर दो ये नाम भी लिख देना। मेरा ही नाम है, ठीक, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप में जुड़ जाते हैं। मैं ये शूट कर दूँ फिर संजय राय तो हो सकती है हमारे कुछ संतोष। और कोई सवाल है तो अदरवाइज हम आपको इनवाइट करते हैं लंच के लिए। डॉक्टर साहब जो आपने हाँ, बताया था, आपका इलाज क्या जो एलोपैथी है उसके मुकाबले सस्ता है, पैसे के मामले में क्या मामला? हाँ, सस्ता है और मैं तो बोलता हूँ मुफ्त में है। 7 टूल्स मैंने बताया, उनमें से एक टाइम इज मेडिसिन, एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे आप अपने ईटिंग टाइम को कम करने लगते हैं, आपकी बीमारी कम होने लगती है उसी रेशियो में। 10 AM खाना शुरू करना, शाम के 6 बजे कुछ भी नहीं खाना है। खाने की बात तो ठीक है, लेकिन आप कुछ दवाइयाँ देते हैं। हाँ, तो मैंने देखा 6,000, 8,000, 10,000 से कम दवाइयाँ होती नहीं है। मैंने भी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ तो सुनी है। तो ये पैसे के मामले इसमें मैं तो यही बोलता हूँ कि सभी से कि आप अपना डॉक्टर खुद बनिए, हमारे टीचिंग्स उस पर जाइए, तो दवाई लेना ही क्यों है। लेकिन कई आप ऐसे होते हैं, हम मानेंगे तब जब आप दवाई देंगे तभी हम ठीक होंगे, तो फिर उनको फिर दवाई देना पड़ता है। कंसेशन चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो स्टेज की बात हमने नहीं की, मैं आपको ही स्टेज के ऊपर देता हूँ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये आज से 20 साल पहले ये स्टेज नहीं सुना होगा आप सबने।
ये तब आया जब पेट स्कैन ये सब आए, तब स्टेज कर दिया। स्टेज का आपके रियल कैंसर से कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेज मतलब कि जब आपका स्कैन होता है उसमें जितनी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं तो उतना ज्यादा स्टेज, और जो भी चीज चमकती है वो कैंसर ऐसे जरूरी नहीं है। तो स्टेज 4 वाला भी बिल्कुल ही हेल्दी हो सकता है आपके मेरी तरफ, और जो 0 स्टेज है वो भी बहुत कल मर सकता है। तो स्टेज वाइज हम डिफरेंशिएट ना करें, ये तो भी पहली बात। हाँ, तो ब्लड कैंसर का कोई ऐसा पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन कंट्रोल नहीं आ रहा, बिल्कुल ही गिरता जा रहा है, वो बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, उसका वेट भी लॉस होता जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंड स्टेज में चला गया है, ठीक है ना। तो हड्डियाँ निकल आई हैं, तो तब उनको भी हम, ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास, उनको, और इसी बुक में भी इनका रेफरेंस दिया हुआ है, उनको भी ये जो 7 हमने प्रोटोकॉल बनाए, 7 स्टेप्स बनाए, वो करते हैं तो हम देखते हैं उनको लाभ मिलता है। आप हमारे हिम्स मेरठ में आइए तो ऐसे पेशेंट दिख जाएगा, हिम्स डेराबस में आए तो ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको हम इनवाइट करते हैं लंच के लिए, लंच आपका इंतजार कर रहा है। तो इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं, मैं और आचार्य मनीष और हमारे पब्लिशर, और अगर 101 बाइट लेना उसके लिए हम हैं, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर प्रसून जी, मैं आपको कॉल करूँगा, अपने नंबर दे देना, किसी दिन आपको बना देना। हमारे चैनल बहुत है, ठीक है। दिग्विजय न्यूज़ जो है ऑल इंडिया में चलता है, दिग्विजय न्यूज़ एक सेकंड डॉक्टर मधु श्रीवास्तव आने वाले थे, हमसे बातचीत होती रहती है, नाम है उनका टाइमिंग में स्वास्थ्य खराब हो गया। विजिटिंग कार्ड नहीं रखा आपने आज? किताब में हमारा सारा एड्रेस है। बाबुल है, जर्नलिस्ट हैं, मार्केट है, सर एक बुक मुझे
अभी आप इंस्पेक्टर विधानसभा के नाम से इलाज सस्ता है अभी में क्यों हमें डॉक्टरों को दिखाई नहीं देगी मुझे बैकअप दे देना उसको लड़के फिर दवाइयों को मुझे बेस्ट क्वालिटी की लानी होती फिर मुझे ठीक नहीं मिलता अच्छा आप पता नहीं कैसे हो पंडित नरेंद्र शर्मा जी के साथ आपका तो नंबर है मेरे पास साहब मेरे पास चेहरा पहचाना लग रहा है थेरेपी अरे गणेश जी डीके साहब डीके सिंह जी डीके प्रसाद एडिशनल सेक्रेटरी हम रहे हैं ओके हम सेक्रेटरी रहे और एक और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास थी इंटरनल सिक्योरिटीज की हमारे बड़े भाई है बहुत दिनों बाद आज यहाँ दर्शन आचार्य जी और हम सनातन संस्कार ये जो कर सकते हैं करते हैं बहुत बढ़िया पंडित यहाँ नीचे बता दयानंद जी हमारे महाराज 13 के 13 अखाड़े के साथ जुड़ा हुआ है हमारे सनातन संस्कार के 13 अखाड़े चीफ कोऑर्डिनेटर एक मिनट आप जो है ना अपना ये मैंने कॉल कर दिया आपको सेफ नहीं दूसरे वाला अजय पवार भी अजय पवार ये है ये भी मेरा है 13 वाला अभी दूसरा भी आ रहा है ये भी मेरा है नरेंद्र शर्मा जी आप जान रहे होंगे हाँ मैं जानता हूँ भाई मेरे पर बहुत बड़ा आप अभी पता चल अभी आप यही कर रहे हो या अभी तो लंच में हम लोग बात करते हैं लंच में आपका दूसरा नंबर भी आयुर्वेद से जुड़े हुए ना कई लोग अपने साथ हैं अभी मैं कानपुर में महाराजगंज में और अलवर में 3 बड़े हॉस्पिटलों को आयुर्वेद से रन करना चाह रहा हूँ आयुर्वेदिक कॉलेजों को जी भाई साहब मैं कूपन दे रहा हूँ आपको 1 सेकंड
हाथ बता तो आएगी हाथ पहले लेके जाए एक घंटे बाद ये बिजनेस ही मिल गया आपको फूड वो कहाँ गई मैडम? एक मैडम थी ना वो हमारी जो गुड़गांव प्रीमियर वाली मैडम अच्छी जी के उनको बुलाई है देख क्लिक लगी मैं अभी बस क्या